नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज राम मंदिर चंदा वाली कहानी में भी कुछ अपडेट है। चंपत राय जी का बयान भी दर्ज हो गया है और वहां कुछ अब वहां की बार एसोसिएशन ने 3 दिन में उनको अयोध्या छोड़ देने के लिए भी कहा है, तो काफी पॉलिटिक्स हो रही है उस पर। वहां की खबर आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले कहानी कुर्सी की में आज की एपिसोड की शुरुआत करते हैं अकाल तख्त के सामने पंजाब सरकार की हाजिरी की खबर से। आप सुबह से इस खबर को देख रहे होंगे। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले भगवंत मान सरकार ने बेअदबी को लेकर के एक सख्त कानून बनाया। इस कानून में बेअदबी पर उम्र कैद और 50 लाख जुर्माने ऐसे सख्त प्रावधान भी थे, लेकिन अब यही कानून उसके गले की फांस बन गया है। अकाल तख्त ने इस कानून को लेकर अपनी नाराजगी जताई और उसके बाद फिर पंजाब के सारे सिख विधायकों को और मंत्रियों को आज अपने सामने पेश होने को कहा। इसके बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल के सारे विधायक मंत्री थोड़ी देर पहले अकाल तख्त के सामने पेश हुए हैं और इस दौरान फिर अकाल तख्त के जथेदार ने विधायकों और मंत्रियों से नए कानून के बारे में एक एक करके सवाल पूछे। उनको बताने को कहा कि क्या उन्होंने कानून पास होने से पहले बिल को पढ़ा था, तो कई विधायकों ने कहा कि हम नहीं पढ़ पाया, समय नहीं मिला। इसके बाद अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि हमारी जो आपत्तियां हैं उनको आप 1 महीने में दूर करें, फिर चाहे इसके लिए पंजाब सरकार को विधानसभा का स्पेशल सत्र ही क्यों ना बुलाना पड़े। अब इस मामले में बात करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अकाल तख्त एक सुप्रीम बॉडी है, सिख रिलीजन की सुप्रीम बॉडी है। तो फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे वो कभी कोई देश का प्रधानमंत्री भी सीख रहे हो, राष्ट्रपति हो, अगर वो कोई अगर हाजिरी लगाने को कह दें, पेशी होती है तो फिर जाना पड़ता है, जाते हैं। तो वो एक उनके धर्म में वो सिख धर्म का बहुत अहम हिस्सा है। ये बात तो ठीक हो गई। अब लेकिन जो कहा जा रहा है अकाल तख्त साहब की तरफ से कि 1 महीने में हमारे ऐतराज आप दूर कीजिए, अब क्या ये भी इसी तरीके से बाइंडिंग है पंजाब की सरकार पर? यह सवाल है। अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं कि केवल सिख विधायकों से और मंत्रियों से ही की पेशी हो रही है, क्योंकि सिख हैं तो इसलिए उनको बुला लिया, कॉल कर लिया, समन कर लिया। जो नॉन सिख भी विधायक हैं और मंत्री, उनसे लिखित में मांगा गया उनका रिप्लाई कि आप बताइए कि इस कानून को लेकर के आपने क्या किया। अब आप जानना चाह रहे होंगे मेरी मन में था कि भाई ऐतराज क्या है इस बिल को लेकर के। बेअदबी को लेकर के कानून आया है, तो बेअदबी को लेकर के तो अकाल तक तो बस वैसे ही बहुत सख्त है। तो उनका ऑब्जेक्शन क्या है? उनका प्राइमरी ऑब्जेक्शन यह है कि सरकार इसके जरिए सिख मर्यादा, धार्मिक मामलों और पंथ की संप्रभुता में दखल दे रही है, कि यह काम सरकार का नहीं है, यह काम हमारा है। और दूसरा कि यह काम करिए, बिल बनाने से पहले आपने हमसे पूछा तक नहीं, हमारी राय ही नहीं ली। धार्मिक मामलों से जुड़ा कानून और सबसे सर्वोच्च धार्मिक संस्था की राय नहीं ली गई। फिर उसके बाद यह भी उसमें कहा गया कि जो उसमें शब्दावली है, धार्मिक शब्दावली, वो भी ठीक नहीं रखी गई। और अकाल तख्त का मानना है कि पंजाब विधानसभा के पास सिख धार्मिक सिद्धांतों, मर्यादा या धार्मिक सेवकों, सेवादारों के नियम तय करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उसमें कस्टोडियन जैसे कुछ प्रावधान बना दिए गए। तो वो एक से भी पूछा विधायक को खड़ा करके, जथेदार साहब ने, बताओ एक कस्टोडियन का क्या मतलब है तुम्हारे कानून में? वो नहीं बता पाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके राजनीतिक दुरुपयोग होने की आशंका है कि इसके जरिए सरकार, पुलिस और प्रशासन को सिख आस्था से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने की शक्ति दे रही है, जिससे श्रद्धालुओं को बेवजह परेशान किया जा सकता है। तो उनके ऐतराज तो वाजिब है, लेकिन मेरा सवाल केवल यही है कि क्या ये जो भी आदेश आया है वहां से, ये सरकार के ऊपर बाइंडिंग है? क्या अकाल तख्त के कहने के बाद सरकार को इस बिल में जो भी वो संशोधन कह रहे हैं वो करने ही पड़ेंगे? हमारे साथ पुनीत परिंजा अगर जुड़ गए हमारे सहयोगी, तो वो एक बार बता वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तब तक मैं आपको एक बयान सुना देता हूं। प्रताप सिंह बाजवा वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी क्योंकि विधायक हैं तो वो भी गए हुए थे। कांग्रेस के एक दो और विधायक, वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं अंदर क्या हुआ, देखिए। हमारे लिए श्री अकाल तख्त साहब सर्वोच्च है, हर सिख के लिए सर्वोच्च है। जो भी हमें आदेश होगा जथेदार जी का, सिंह साहब का, उसको हम इन बिन उसकी पालना करेंगे। और क्या पक्ष रखा जाएगा आपकी तरफ से? नहीं, हम पक्ष थोड़ी, हम अपील करने को बोला जाएगा। हमारा कोई पक्ष नहीं होगा। जो जथेदार जी ने अपना, जो भी उन्होंने अपना आदेश देना है, हम तो उसको मानेंगे, जो वो कहेंगे उसकी पालना करेंगे। आपको लगता है कि अगर अमेंडमेंट करने को बोला या कुछ और भी चीजें, क्योंकि सरकार, देखो हमने तो पहले ही विधानसभा में बोला था कि अमेंडमेंट के लिए रास्ते खुले रखने चाहिए, कोई मिसयूज ना हो। एसजीपीसी अगर कुछ सुझाव देती है
अकाल तख्त साहब के जथेदार हमें कोई वो आदेश करते हैं तो बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए। सरकार को दूसरा किंतु परंतु करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बुला रखा है तो जो भी उनके सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। सर, कल भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है अकाली कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे होकर मेरे पे वार कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया सर। वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। ये जो कुछ भी है अकाल तख्त साहब के सामने ये मसला है और बेअदबी हुई है, भगवंत मान से हुई है, उसको जवाबदेह कर रहे हैं, अकाल तख्त साहब के जहदार कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का या और बाकी ऑपोजिशन पार्टियों को कोई हाथ नहीं है और ना ये पॉलिटिकल मसला है, ये रिलीजियस मसला है। सबसे पहले आपको पूरे अपडेट के लिए एक बार हम अमृतसर लेकर चलते हैं। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी वो जुड़ गए हमारे साथ। तो पुनीत, काफी बातें मैंने बता दी हैं, अब जो आदेश जो आया है पहले आप उसके बारे में बता दें। क्या इस आदेश में ये भी है कि जब तक इस कानून में जो बदलावों की बात अकाल तख्त साहब कर रहा है वो नहीं कर दिए जाते तब तक ये कानून होल्ड कर दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सरकार को, यहाँ जो मंत्री वहां पर बैठे थे, विधायक बैठे थे, खुद विधानसभा स्पीकर जो हैं कुलतार संधवा वो भी वहां पर मौजूद थे, उनको सख्त शब्दों में ये हिदायत दी गई अकाल तख्त साहिब की तरफ से कि ये जो कानून जो बनाया गया है इसमें 1 महीने के अंदर अंदर इसका अंदर संशोधन किया जाए और तब तक इस कानून को होल्ड किया जाए और 1 महीने में आपको चाहे स्पेशल सेशन बुलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो आपत्तियां हैं उन्हें दूर किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। जी सर। अब आपकी सरकार में जो लोग हैं उनसे जो बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं कि करना ही पड़ेगा, जो आदेश आया है इसको लागू करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अकाल तख्त साहिब जो है, अकाल तख्त साहिब की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वो सिखों की सर्वोच्च संस्था है। सबसे पहले 1600 कुछ ईस्वी में जो था अकाल तख्त साहिब की स्थापना जो थी वो गुरु हरकृष्ण राय द्वारा की गई थी और तब से सर्वोच्च संस्था, क्योंकि पहला तख्त है सिखों का और सिखों के लिए जब भी कोई यहाँ से आदेश पारित होता है, चाहे वो सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको वो मानना उसके लिए सर्वोपरि होता है। यहाँ पे नहीं तो वो धार्मिक मामलों में उसको दखलंदाजी माना जाता है और जाहिर तौर पर अब क्योंकि अकाल तख्त साहिब की तरफ से ये पूरा आदेश आया है और इसको लेकर क्योंकि जितने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, क्योंकि अभी वो बाहर आए नहीं है, लेकिन जब अंदर जा रहे थे तब उनसे बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि जो भी आदेश आएगा उसका वो सम्मान करेंगे और उसको वो पूरी तरह से, मुख्यमंत्री थे वहां पे जो है हम उसको मानेंगे। भगवंत मान भी थे? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री को पहले ही जो है वो सजा दी जा चुकी है अकाल तख्त साहिब की तरफ से, तो मुख्यमंत्री जो थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। 9 मंत्री थे, उसके अलावा 29 विधायक थे, 7 विधायक कांग्रेस के थे, 2 विधायक अकाली दल के थे और 1 निर्दलीय विधायक जो थे वो इस पूरी बैठक के अंदर मौजूद थे, क्योंकि मुख्यमंत्री को पहले ही सजा जो है। जी जी जी, ठीक, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। एक्चुअली 2 मामले हैं तो थोड़ा सा वो भी क्लियर कर देना चाहिए सर कि एक तो भगवंत मान का इंडिविजुअल मामला चल रहा है बेअदबी का, वो एक वीडियो जिसको वो डिनाई करते हैं कि इस वीडियो में वो हैं और अकाल तख्त ने ये आदेश दे दिया कि नहीं वो आप ही का वीडियो, आपने बेअदबी की, आप गुरुद्रोही हैं, ऐसा उनके खिलाफ आदेश पारित हुआ है। उस वक्त भगवंत साहब ने, भगवान जी ने कहा था कि ये तो पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, जथेदार साहब पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। और इस बार जो है भगवंत मान ने कहा कि मेरे सारे विधायक वहां पर जाएंगे क्योंकि हम पूरा सम्मान करते हैं, तो उनकी बातों में ये विरोधाभास तो है। लेकिन सर ये जो कुछ भी हुआ क्योंकि अपने किस्म का एक मतलब अनोखा मामला है, मैं ये कहूंगा कि एक विधानसभा के सारे विधायकों की पेशी हुई है। अब जो आदेश वहां से आया है, आपको लगता है कि ये भगवंत मान के लिए मजबूरी है उसको? देखिए, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है। अकाल तख्त का और सिखों के सम्मान का एक बहुत बड़ा वो है, कनेक्ट है। तो सिखों में शायद ही कोई ऐसा हो जो ये हिम्मत करे कि उनकी बेअदबी कर सके या उनके आदेश को ना माने। हुआ क्यों ये कि भगवंत मान साहब, ये वो जो एक कहा जाता है कि रोजे छुड़ाने गए थे, नमाज छुड़ाने गए थे और रोजे गले पड़ गए, वैसी बात है। भगवंत मान साहब ने ये कानून इसलिए लाया कि वो जो उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ था अकाल तख्त का और सिख समाज का, उसमें उनके लिए एक पॉजिटिव वजह बने कि भाई बेअदबी पर हम कानून ही लेकर आ रहे हैं, कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं, और उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई। मतलब उसमें उनके इंटेंशन को आप समझिए, उनका इंटेंशन ये है कि भाई अकाल तख्त में जो भी उनको लेकर नाराजगी है या बार बार बेअदबी की बात हो रही है तो उस पर एक कानून लेकर आ जाएगी, तो वो कहेंगे कि सरकार अकाल तख्त का कितना सम्मान। मुख्यमंत्री तो खुद ही इस बात को लेकर बड़े सख्त है, वो बात है। लेकिन इससे क्या हुआ कि अकाल तख्त को लगा कि ये तो हमारी सत्ता में दखल है ना, बेअदबी का मसला अकाल तख्त देखे।
इसका एक और पक्ष है। आज आपने जो सवाल किया उससे पहले एक सवाल ये होता है कि यदि अकाल तख्त या सिख समाज से जुड़े हुए किसी मामले पर सरकार कोई कानून बना रही है तो क्या ये वाजिब नहीं है कि वो उससे जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें, और उसमें सबसे बड़ा है अकाल तख्त। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब आप उनसे राय नहीं ले, वो कोई भी हो, अकाल तख्त ही नहीं, किसी और समाज में भी हम लोग कोई कानून बनाते हैं तो उस पर बातचीत लगातार होती रहती है। अभी सरकार वक्फ बोर्ड पे बना रही थी तो वक्फ से जुड़े हुए सारे जो लोग स्टेक होल्डर्स थे उनसे बात कर रहे हैं। राम मंदिर पर है तो तमाम लोगों से बात होती है। तो स्टेक होल्डर से बात नहीं करना क्या ये वाजिब बात है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी बात, इसको धर्म से छोड़ दीजिए, यदि समाज का कोई बहुत बड़ा हिस्सा किसी कानून को लेकर नाराज है, खिलाफ है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो उस पर रिकंसीडर करे। मैं इसको कानूनी तौर पर नहीं मानता कि कानूनी तौर पर उनको जरूरत है इसकी, लेकिन सरकार तो कानून समाज के लिए होती है ना। एक्चुअली सामाजिक और संवैधानिक दो पहलू हैं। संवैधानिक तौर पे उनके ऊपर जैसे आपने वक्फ बोर्ड वाली बात की, मामला वो भी रिलीजियस था। हाँ। लेकिन वहां सलाह मशवरे की बात आई जी, यहाँ आदेश आया है। तो मेरा ये सवाल है कि सिख क्लर्जी का आदेश सबके लिए सर्वोच्च है, मानना पड़ेगा जी। और दूसरी तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, और विधानसभा ने कानून पारित किया हुआ है जी। तो ये विधानसभा का विशेषाधिकार है कि वो जैसा कानून चाहे वैसा कानून बनाए। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये कोई क्लैश है? कानून तो समाज के लिए बनाया है ना, और समाज उससे सहमत नहीं है क्या? लेकिन चूंकि सामने से आदेश आ रहा है तो क्या ये कोई क्लैश हो रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, समाज का और संविधान का। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई भ्रम ही नहीं है कि वो क्लैश तो हो ही रहा है। क्लैश तो है, और ये अच्छी स्थिति तो नहीं है कि कोई भी रिलीजियस बॉडी वो कहे कि लेजिस्लेशन हमारे लिहाज से बनाई है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि रिलीजियस बॉडी अगर रिलीजन को लेकर किसी तरह की मुश्किल है तो उसको कहने का पूरा अधिकार भी है, और संविधान ही ये मान्यता देता है कि सबके अपने रिलीजन, मजहब, धर्म के आधार पर कानून बने। यानी जो क्रिमिनल लॉ है वो क्रिमिनल लॉ ऐसे नहीं तय होगा कि क्रिमिनल लॉ किसी उसके लिहाज से तय हो, किसी रिलीजन, किसी मजहब। जैसे उदाहरण के लिए यूसीसी सब पर लागू होना चाहिए, ये क्रिमिनल लॉ या दूसरे जो लॉज हैं तो उसमें फिर रिलीजन नहीं आएगा। लेकिन कोई कैसे गुरुद्वारे में जाएगा, कैसे मस्जिद में जाएगा, कैसे मंदिर में जाएगा, कैसे चर्च में जाएगा, ये सरकार नहीं तय करेगी। ये दोनों का बड़ा क्लियर कट डिफरेंस है। अब एक चीज जो यहां आ रही है और जिसको राजनीतिक वजहों से अकाली दल तो मूल रूप से उससे जुड़ी ही है तो वो करती है, हालांकि उनको भी तनख्वाह घोषित किया गया था। कांग्रेस पार्टी, उनके विधायक, उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका बयान आपने सुना ही। और जो अभी विजय जी ने कहा था कि भगवंत मान ने भी थोड़ा आगे बढ़ के सोचा था कि हम इसका जो रिलीजियस बॉडी है इसका लाभ ले लेंगे, तो यानी आप खुद उसके लिए तैयार हो रहे हैं। संवैधानिक तौर पर यह अच्छी स्थिति नहीं है कि किसी सदन को उठकर किसी भी रिलीजियस बॉडी के सामने जाना पड़े, लेकिन यह स्थिति पैदा क्योंकि ये भगवंत मान सरकार के जल्दबाजी में लिए गए नियम या बनाए गए कानून की वजह से हुई। और एक जो सबसे बड़ी जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं, उधर तो चर्चा ही नहीं हो रही। भाई, अकाल तख्त सिखों की, इस देश के हर व्यक्ति की बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर रहता है। इतनी तेजी में मतांतरण हो रहा है, अकाल तख्त को जरा उसकी चिंता करनी चाहिए। चर्च गुरुद्वारे बन जा रहे हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए। गुरुद्वारे चर्च बन जा रहे हैं, दोनों ही, मतलब एक तरह से कहें जो कन्वर्जन वाले हैं वो ये सब कर रहे हैं। और अगर वो चिंता आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जिस सिख इतिहास, जिस गौरव, जिस परंपरा की बात करते हैं वो कितना बचेगा उसकी चिंता भी करनी चाहिए। हालांकि अब ये बात अब मतलब इसकी कोई वो नहीं है क्योंकि अब तो कानून बन गया है, लेकिन ये भी अपने आप का भारत में पहला कानून है, बेअदबी का कानून। आवश्यकता ही नहीं थी ना मेरे हिसाब से, सरकार को क्यों इसमें पढ़ना है? बेअदबी का कानून, जिसको क्या कहते हैं सर, ब्लास्फेमी। ये बेसिकली इस्लाम को लेकर के मुस्लिम देशों में इस किस्म के कानून तो बनते हैं। भारत में अब आज तक इसकी मांग करते रहे, इस मुस्लिम समाज से कई तबके इसकी मांग करते हैं कि ये होना चाहिए, और वो कहते हैं हर धर्म के लिए बेअदबी का कानून होना चाहिए। लेकिन ये बनाए इसलिए नहीं जाते क्योंकि इसके मिसयूज बहुत पाए जाते हैं और देशों के अंदर। लेकिन पंजाब के अंदर ये कानून बनाया गया, ऑल्दो पहले आईपीसी और अब बीएनएस में बहुत सारी धाराएं ऐसी हैं जो इस तरीके के मामलों या बेअदबी के मामलों को डील करने के लिए अभी तक तो काम आ ही रही थी, लेकिन फिर भी वहां एक स्पेशल एक्ट जो है इसके लिए क्रिएट किया गया, और अब ये स्थिति आज की तारीख में। मुझे तो नहीं लगता है कि ये आवश्यक था, बिल्कुल आवश्यक नहीं था। और दूसरी बात,
ये गलत परंपरा पड़ जाएगी यदि इस ऐसी परंपरा को स्थान दिया गया। बिल्कुल। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि हिंदुओं के अंदर भी एक वर्ग है जो अकाल तख्त की तरह सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है और सनातन बोर्ड के साथ कुछ इस प्रकार की ही व्यवस्था की मांग कर रहा है कि यदि हिंदुओं के खिलाफ यदि कोई जाए इस प्रकार की बात का हिंदू धर्म, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि रामायण चला दिया, रामचरितमानस चला दिया, बट भारत के अंदर उनको तो कोई कुछ बोलता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता तो आए दिन रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बोलते हैं, जलाने की बात करते हैं। जो अंबेडकरवादी हैं वो आए दिन जलाने की बात करते हैं। तो क्या ऐसे में ब्लास्फेमी का जो कानून था वो कायदे से वो आना चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं। जिस भारत को हम जानते हैं विचारों की स्वतंत्रता के लिए, वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। और हम इसका भी विरोध करते हैं कि कोई यदि किसी धर्म ग्रंथ के बारे में बात कर दे या उसके किसी कैरेक्टर पात्र के बारे में बात कर दे तो यहाँ पर फिर सरतन से जुदा के नारे लगाने की बात है। उससे ज़्यादा हमको ज़्यादा दुख हुआ कि पूरा का पूरा विधानसभा आकर के अकाल तख्त के सामने, व्यक्ति के नाते आप वहाँ आते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सिख धर्म के आप मानने वाले हैं, अकाल तख्त एक बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ आप जाकर के वो अकाल तख्त के सामने आपकी पेशी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विधायक की हैसियत से यदि आप वहाँ पर पेश होते हैं तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। कल जाकर के जो है वो कल ये कहना शुरू कर दें कि भाई जितने सांसद हैं वो जरा पेशी आ जाए और इसी अनुसार से आपको काम करना है। कल तो वोट देने का वही मामला आएगा। इस प्रकार से आप बिहेव करें। संसद में इस प्रकार से सिख धर्म के जो मानने वाले हैं, संसद में इस प्रकार से इस मुद्दे पर ऐसा निर्णय लें, उनकी विधायी ड्यूटी डिक्टेट करें। मैंने आप तो यही हुआ ना कि रिलीजियस बॉडी इज डिक्टेटिंग, तो ये तो एक खतरनाक है ना कि एक ऑल्दो जैसा सर ने कहा कि ये एक रिलीजियस इशू पर ही हुआ है। मैं कुछ भी हो, मैं कल जाकर के कोई शंकराचार्य इस देश में बुलाना शुरू कर दें तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप धर्म के मामले में आप अपनी व्याख्या दे दीजिए, लेकिन धर्म के मामले आपने कहा ये उदाहरण ठीक नहीं है जो आज जो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, अगर पंजाब का इतिहास आप सर देखोगे तो प्रताप सिंह कैरो से लेके अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री, सबका कभी ना कभी अकाल तख्त से विवाद हुआ है। प्रकाश सिंह बादल का तो राम रहीम को उन्होंने बरी कर दिया था, तो उस पर उनको बुला लिया था, उस समय उन्होंने मना कर दिया, उनसे कहा था वापस लीजिए। प्रकाश सिंह बादल ने मना कर दिया। प्रकाश सिंह बादल के पूरे परिवार ने वहाँ पर साफ सफाई की थी, बर्तन साफ किए थे। उनके मरने के बाद उनको जो फक्र पंजाब दिया गया था सम्मान, वो अकाल तख्त ने वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ज्ञानी जैल सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनको भी अकाल तख्त ने कहा था कि आप आइए यहाँ पर। उन्होंने कहा था भाई मैं मुख्यमंत्री हूँ, जनता का चुनाव मुख्यमंत्री हूँ, मैं अकाल तख्त का मुख्यमंत्री नहीं हूँ। अकाल तख्त मेरे धार्मिक सर्वोच्च शक्ति है, लेकिन मैं यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में बैठा हूँ, मुझे पूरे पंजाब का देखना है। जाके उन्होंने बर्तन साफ करे, जूते साफ करे, लेकिन अकाल तख्त ने जो कहा था उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया कि सरकार में मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, एक धर्म के रूप में आप जो कहोगे मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, अपने गर्दन देने को तैयार हूं, आप जो कहोगे मारूंगा। लेकिन मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा हूं। पंजाब में गैर पंजाबी भी रहते हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं, मुझे पूरे पंजाब के साथ जो लगेगा मैं करूंगा, और आपकी जो आपत्ति आप दर्ज करा दीजिए। ये इस तरीके से परंपरा लाना कि एक मुख्यमंत्री से कहा कि आप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आ जाइए, सारे लोग आ जाए, अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो राज्य सरकार काम कैसे करेगी सर? हर बात पे फिर आप राज्य सरकार आपके पास पूछनी आएगी, हर कानून के लिए पूछनी आएगी। कोई पुलिस केस होगा तो आपको अकाल तख्त के पास जाना पड़ेगा, किसी बड़े नेता के लिए आपको कार्रवाई के लिए अकाल तख्त के पास जाना पड़ेगा। ऐसा तो प्रशासन चलेगा नहीं। लेकिन चूंकि अब मामला है 8 महीने के बाद चुनाव है, वहां पे विधानसभा चुनाव है, और इस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली चुनाव हारने के बाद पंजाब में जो डरी हुई है कि उनके राज्यसभा के सांसद चले गए, उनको डर लग रहा है। तो उनको ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि हमारे सिख विधायक हमसे नाराज हो जाए, सिख कौम हमसे नाराज हो जाए और हम चुनाव हार जाए। तो इस दबाव में मुझे लगता है कि अभी वो बहुत दबे हुए हैं, और ऑलरेडी मुख्यमंत्री के ऊपर एक केस चल रहा है, जो बेअदबी का मामला चल रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर जो संकट है। तो डबल संकट से बचने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अभी कम से कम मुख्यमंत्री को तो सजा हो गई है, तो इस मामले को कैसे कम किया जाए, तो बुलाया है तो अभी चले जाओ। ठीक है, तो बचने के लिए वो गए। अब चलें देखते। अब देखना यह है कि सर अब
सरकार रिएक्ट कैसे करती है इस पर? अब मुख्यमंत्री का बयान आए तो पता चलेगा कि इस आदेश के बारे में उनका क्या कहना है, क्या सोचना है। अब आपने लेकिन जो रिकंसीडर करेंगे ही इसको, कोई ऐसा नहीं है जिस तरह की राजनीति पंजाब में चलती है उसमें सरकार के पास इसको रिकंसीडर करने के अलावा मुझे कोई संभावना नहीं दिख रही। स्थिति की बात नहीं, स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ कि ऐसा है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए अलग है। तो प्रोफेसर साहब ने कही, मैं उससे पहले से ही हमने कहा कि भाई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि विधानसभा के जो है अकाल तख्त के सामने पेश हो, लेकिन उसको हम थोड़ा ज़्यादा रूड तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि पंजाब को मैंने बहुत करीब से और तब से देखा जब आज अभी ये महीना जो है ना ऑपरेशन ब्लू स्टार का महीना है, थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ मैं बात करता हूँ आपको। जो अकाल तख्त ने कहा उसने फरमान जारी नहीं किया, फरमान कह रहे हैं, फरमान तो जारी नहीं किया, उन्होंने कहा भाई हमारे ये ऑब्जेक्शंस हैं, ये ऑब्जेक्शन कह दिया 1 महीने के अंदर विधानसभा का स्पेशल सेशन तरीका होता है सर, ये तो तब तक कानून डिमांड भी कह सकते हो। अकाल तख्त देगा, डिमांड, वापस तो ये चलिए डिमांड कह लेते हैं। हाँ तो डिमांड और फरमान मैं तो सच अब सम्मान स्वरूप ही मैंने आदेश कहा, क्योंकि वो सर्वोच्च संस्था है, तो इसलिए कह रहा हूं कि उसका कहा आदेश है। मैं इससे सहमत नहीं हूं जो है यहाँ पर, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी अलग है। और उसको ये कहना कि अकाल तख्त ने कह दिया कि नहीं इसको लेकर आइए आप और आदेश उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर कर दी, तो आपत्ति तो आप भी जाहिर कर दो कानून पर, हम भी जाहिर करते अकाल तख्त ने पहले कहा था ये कानून वापस लो, सरकार ने मना कर दिया, पंजाब सरकार ने, ये लॉ वापस नहीं होगा। उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की ना, चेंजेस करवा दीजिए। आपत्ति ठीक है, आपत्ति तो किसी बेसिक्स में दिक्कत है कि किसी मतलब कोई भी भारत की कोई भी राज्य सरकार ब्लास्फेमी जैसा कानून लाए, यही गलत है। भगवान ने कहा वो तो गाड़ी छूट गई, अब तो कानून बन गया। आधार तो वही है ना जी। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेसिक गलती की है, इसको आप समझिए, बाकी डिबेट उसके बाद की है। अरे जहां तक वोटों की चिंता की बात समीर जी ने कही, भाई मेजॉरिटी सिख समाज है, दूसरे नंबर पे हिंदू समाज है, तो ये नहीं, ये बात सही है, लेकिन जो सवाल हर्षवर्धन जी ने उठाया, देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन जो है पंजाब में हो रहा है सर। अभी और पंजाब बचेगा नहीं कुछ दिनों में। अब मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मामला भी, भाई चुनाव आ रहे हैं तो हर मामला जो है धार्मिक मामला भी जो होता है वो चुनाव का मुद्दा हो जाता है। तो ये तो सिख धर्म की भावनाओं का सवाल हुआ, अब हिंदू धर्म के लिए अरविंद केजरीवाल जी लगातार हिंदू धर्म के लिए कुछ ना कुछ करने के ऐलान कर रहे हैं। अब उन्होंने अमृतसर में ही ऐलान किया कि अमृतसर तो ये तो लव कुश की भूमि है, ये तो भगवान वाल्मीकि की भूमि है, यहीं पर माता सीता भगवान वाल्मीकि के आश्रम में रही थी, तो हम यहाँ पर जानकी और लव कुश का एक मंदिर बनाएंगे। फिर एक कार्यक्रम में उन्होंने एक और घोषणा की कि एक बड़ा आजकल चर्चा में है, बड़ा अच्छा सुना है मैंने, देखा नहीं, अच्छा ही होगा, आशुतोष राणा जी कलाकार है, उनका एक ही हमारे राम करके एक उनका नाट्य मंचन होता है। तो उन्होंने कहा मैंने देखा, उसके तो 6-8 हजार रुपए की टिकट लगती है, लेकिन मैं आपके सबके लिए फ्री मंचन करवाऊंगा। सर कब होगा हम लोग भी देखेंगे, तो वो अभी देख लीजिए, उनका केजरीवाल जी की बात सुन लेते हैं। भगवान वाल्मीकि ने यहाँ पे रामायण लिखी थी, माता सीता यहीं पे वाल्मीकि आश्रम में रही थी, लव कुश ने यहाँ जन्म लिया था, लव कुश की यहाँ पढ़ाई हुई थी, और जब भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था तो पूरी दुनिया में कोई उस घोड़े को रोक नहीं पाया था, लव कुश ने उस घोड़े को रोका था और यहीं पे एक पेड़ से बांध के रखा था। तो ये सभी धर्मों के लिए ऐसी बहुत ही पवित्र धरती है। तो वहाँ पे अभी श्री भगवान वाल्मीकि का तीर्थ स्थान है, उसी के बगल में लव कुश और माता जानकी के लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। जी त्रिपाठी जी, मंदिर भी नाटक भी नहीं, मतलब अरविंद जी और कई बार होता है ना कि समय जब खराब चलता है, और अभी तो अयोध्या से ही आ रहे हैं। नहीं वही मैं कह रहा हूं, जब ग्रह दशा आपकी खराब हो ना तो आप जाने अनजाने गलतियां करते चले जाते हैं। पंजाब में हिंदुत्व की राजनीति को उभारने का काम अरविंद केजरीवाल शुरू कर रहे हैं। अब राजीव गांधी जी ने ताला तो खुलवाया था, ऐसा लोग कहते हैं, वैसे अदालत के आदेश से वो भी खुला था, लेकिन लोग कहते हैं कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, उनके समय में खुला था। फिर क्या हुआ ये सबको समझ में आ गया। आधे मन से कुछ नहीं होता है। जैसे ये वही बात है कि भाई अब मीठा तो खाएंगे, लेकिन क्या आजकल चला है ना, शुगर फ्री डाल के खाएंगे जी, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आपने मीठा तो खा लिया, जो गड़बड़ होनी है वो तो हो गया। तो या तो मीठा खाइए या तो मत खाइए।
अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, जो भारत की राजनीति में करके हाफ हार्टेडली लोग असफल हुए हैं, ये तो गणेश लक्ष्मी जी का चित्र चाहते थे नोट पे। ये तो अयोध्या के लिए सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे थे देश के हर हिस्से में। लेकिन हर कोई जानता है कि ये अरविंद केजरीवाल का भाषण वायरल होगा कि अगर नेहरू जी ने मंदिर बनाया होता आईआईटी की जगह तो क्या इस देश में कुछ होता, अगर मेरी नानी के राम होते तो क्या बाबरी को तोड़कर बनाए गए मंदिर में रहते, मनीष सिसोदिया का बयान कि अगर वहां विश्वविद्यालय बना दिया जाता तो बड़ी कृपा होती, तो ये सब होता। ठीक है, और आइए अब बात जरा अयोध्या की कर लेते हैं। अच्छा, वैसे पे आपको एक बता दूं, एक प्रकरण चल रहा है योगी जी के और अखिलेश जी के बीच में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो यह था कि अखिलेश जी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि हम अयोध्या को संवारेंगे, हम बताएंगे, हम बनाएंगे मतलब सपनों की नगरी अयोध्या को। तो योगी जी ने कहा पहले जाके दर्शन तो कर लो, बाकी बातें बाद में करना, और इसके बाद मथुरा की तैयारी भी कर लो। तो फिर इस पर जवाब आ गया अखिलेश जी का। वो जवाब मंदिर दर्शन, अयोध्या में मंदिर दर्शन पर अखिलेश जी का जवाब आ गया, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी का अपडेट, राम मंदिर में चोरी के मामले में जो कुछ हो रहा है उसमें अब इन आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कल पुलिस ने 8.5 आरोपियों के घरों पर रेड की थी। उसके बाद आज सुबह खबर आई कि इस मामले में जो न्यास के ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, उनका बयान दर्ज किया गया है। थोड़ी देर पहले खबर आई है, और इससे जुड़ी खबर दूसरी बता रहा हूं आपको। अयोध्या बार एसोसिएशन ने बड़ा सख्त रुख लिया है और उसने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके खिलाफ बड़ा कठोर अपना एक अभियान सा छेड़ दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने तीनों को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ने को कहा है। बार एसोसिएशन ने अपनी बैठक में कहा है कि तीनों अयोध्या छोड़ दें वरना फिर उनकी गिरफ्तारी हो, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अयोध्या में चक्का जाम करेंगे। और बार एसोसिएशन ने चंपत राय समेत तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट जाने का भी निर्णय किया है। साथ ही 8 आरोपियों को लेकर भी बार एसोसिएशन ने अपनी बैठक में फैसला किया है और यह कहा है कि जो भी वकील इनके केस लड़ेगा उसको एसोसिएशन के कंट्रीब्यूशन फंड में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि हम किसी हर व्यक्ति पर कोई वो तो जुर्माना तो लगा नहीं सकते, तो लेकिन ये एक तरीके का जुर्माना ही है कि जो केस लड़े वो 5-5 लाख रुपए दे दे जितने व्यक्तियों का भी वो केस लड़ रहा है। चंपत राय जी का बयान पुलिस ने दर्ज किया है, पहली बार की खबर है, और दूसरा उनके बार एसोसिएशन भी उनके खिलाफ अब खुलकर आ गई है। अब इसका कोई दबाव बनने जा रहा है, वो कह रहे हैं 3 दिन में अयोध्या छोड़ दीजिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो मुझे लगता है कि किसी के दबाव का क्या मसला है, इन लोगों को अब रहना क्यों चाहिए वहां, चंपत राय जी और बाकी लोगों को, चंपत राय जी और अनिल मिश्रा को, इनको रहना क्यों चाहिए वहां? इसके लिए बार एसोसिएशन के दबाव की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए, या किसी भी संगठन, किसी भी संस्थान को बोलने की अवस्था क्यों पड़नी चाहिए? जब आपने त्यागपत्र दे दिया तो त्यागपत्र क्या करना चाहिए आपको? त्यागपत्र देने के बाद मन से दिया है या आधे अधूरे मन से दिया है? भाई मैंने अगर मान लीजिए छोड़ दिया, मैंने कहा कि ये पद मेरा नहीं है, तो फिर उस जगह से जुड़े हुए पद के अधिकार का उपयोग दुरुपयोग मैं क्या करूंगा? किसी भी स्थिति में अब चंपत जी को और अनिल मिश्रा को क्यों वहां होना चाहिए? तो पहला पक्ष तो ये हुआ। दूसरा, क्या बार एसोसिएशन के दबाव से कोई दबाव बनेगा? मुझे लगता है अब थोड़ा मामला पॉलिटिकल हो गया, और बार एसोसिएशन में हो सकता है, मैं नहीं जानता हूं कि क्या कैसे वो वहां चीजें चलती हैं, क्योंकि वहां के बार का मुझे अनुमान नहीं है, लेकिन बार में अक्सर होता क्या है कि 2 समूह होते हैं, प्रतिवर्ष बार का चुनाव होता है, चुनाव में समर्थन लोग करते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, तो ये पूरी तरह से उसकी वजह से, जिसको कहते हैं ना कि डायरेक्शन जो चलता है उस पॉलिटिक्स की वजह से चलता है। लेकिन हां, मैं बार एसोसिएशन की इस मांग से सहमत हूं कि उन लोगों को मंदिर परिसर में नहीं होना चाहिए। ये चक्का जाम होगा, मैं कह रहा हूं कि अब हंगामा होगा क्या, मेरा सवाल ये है। तो समीर जी, नहीं, अयोध्या में हंगामा होगा क्या अब इस मुद्दे पर? अब होना ही जिस तरीके से बार एसोसिएशन ने कहा है, लेकिन अब अयोध्या के राम मंदिर में तो राम राज्य था, अब ये बार काउंसिल के मेंबर क्या राम राज्य वाले हैं? सब राम से जैसे चरित्रवान है। कभी क्या इन्होंने फैसला लिया था कि किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया उसका केस नहीं लड़ेंगे, किसी बलात्कारी का केस नहीं लड़ेंगे, किसी का मर्डर हो गया उसका हम केस, सारे अनैतिक काम जो करते हैं उनका केस तो आप खुलकर लड़के पैसे लेते हो। इस मामले में आपने तय कर लिया कि भाई चंपत राय जी और बाकी लोग अयोध्या छोड़ दें, भाई उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, ये कानून तय करेगा भाई अयोध्या में रहेंगे। आपको करना है FIR दर्ज कीजिए, आप वकील लोग आप केस तय कीजिए। क्योंकि मैं एजेंसी पर ये कालिका प्रसाद मिश्रा, प्रेसिडेंट अयोध्या बार एसोसिएशन का सुन रहा हूं, तो अगर अभी मैंने सुना नहीं, लिखा हुआ चंपत राय, गोपाल राव एंड अनिल मिश्रा शुड नॉट बी अलाउड टू लीव अयोध्या।
अच्छा, तो यूं कह लीजिए बस ये हो कह सकता रहे है हैं कि सुनने में कि गलती हो चूंकि गई। जांच चल रही है, हाँ, तो अयोध्या ना छोड़ें। अयोध्या ना छोड़ें। अच्छा, ठीक है। मैं क्योंकि क्योंकि प्रस्ताव जो मंदिर आया वाला उसमें तो तो यही ठीक है। कहा गया था कि 3 दिन में अयोध्या छोड़ दें। तो अयोध्या में ना क्योंकि रहें। अगर अयोध्या छोड़ देंगे तो Anyway, ये- मामला क्या है कि अब दबाव अलग अलग जगहों से हाँ, बनना, बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं सामाजिक वो दबाव राजनीति, बनना बिल्कुल। शुरू हो गया इस पर, इसको लेकर के। अब मैं आपको वो बयान सुनाता हूं, क्योंकि सब कुछ देखिए, ये मामला भी, जैसे हम ब्रेक से पहले अकाल तख्त वाले, बेदबी वाले मामले की बात कर रहे थे, चुनावी साल है, ये सारे मामले चुनाव में जाएंगे। अब यहां पर तो अखिलेश यादव ने, क्योंकि इस मामले में, चंदा चोरी मामले में, इस मामले को उजागर करने में बहुत पहले लीड ले ली थी, तो वो उनका रोज स्टेटमेंट आता है। तो उन्होंने अब अयोध्या को लेकर के बताया कि साहब देखो, ये इन्होंने ये अयोध्या आपको दी है जहां पर राम जी के मंदिर में चोरी हो रही है। फिर उनका पोस्ट था कि हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम, अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि हम सियाराम धाम के रूप से अयोध्या को पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। तो इस पर योगी जी का बयान था, कल का है। उन्होंने कहा आप पहले मंदिर दर्शन करने जाओ, फिर करो ये सारी बातें। आप पश्चाताप करो, अभी तक आप मंदिर नहीं गए हैं, पहले मंदिर जाइए। और हाँ, ये बात अयोध्या पे ही रुकेगी। फिर इसके बाद मथुरा में भी इंतजार हो रहा है, कृष्ण कन्हैया वहां इंतजार कर रहे हैं मुक्ति का, तो अब आपको फिर उस काम में भी साथ देना पड़ेगा हमारा। सुनिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। अरे पहले मैं आप लोगों से हाँ ना में जवाब ले रहा हूं, फिर आप अपना फिर व्याख्यान उसके बाद। सर हाँ, पहले 2 सवाल मेरे। प्रोफेसर साहब, जो उन्होंने योगी जी ने कहा, कभी मथुरा पे बोलेंगे? अखिलेश जी बोल सकते हैं कभी? मुझे नहीं लगता है कि मथुरा पर अखिलेश जी बोलेंगे। ठीक है। अयोध्या पर भी सिर्फ राजनीतिक कारणों से बोल रहे थे। ठीक है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को रुकना नहीं चाहिए था, अयोध्या के बाद काशी का अभियान छेड़ देना चाहिए। अखिलेश जी मथुरा पर नहीं बोल सकते? नहीं बोलेंगे। मंदिर जाएंगे या राम मंदिर जाएंगे? राम मंदिर जा सकते हैं, चुनाव से पहले जरूर हो जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राम मंदिर जाएंगे अखिलेश जी? वो तो मैंने कहा था कि जाएंगे, जिस पर बहुत पहले इसी कहानी कुर्सी क्योंकि क्योंकि मैं आपको फिर इसके बाद अखिलेश जी का जवाब सुनाना चाहता हूं। नहीं, आप जवाब पहले सुनाइएगा, उसके पहले मैं बताता हूं। आप लोग एक बात कह रहे थे, हालांकि वो मुसलमानों से संबंधित है, वो कहावत है ना कि नमाज छुड़ाने गए और रोजे गले पड़ गए। योगी जी से नहीं जीत पाएंगे भाई। और हमने एक दिन और आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश के यादव सोचता है बार बार उसको आप, वो इतना धर्म प्राण है यादव, दूध का धंधा, गौ पालक, मंदिर की सेवा करने वाला, उसको आपने ऐसा मुस्लिमों के साथ MOI में क्लब कर दिया है। अब कृष्ण जन्मभूमि की बात होगी, भगवान कृष्ण की बात होगी, तो फंसेगा कौन? आंदोलन तो योगी जी कह रहे हैं कि हम अब अगला वही करेंगे, उनको आंदोलन थोड़ी नहीं करना है, वो सरकार में हो तो जो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर करेंगे। क्या अखिलेश यादव इसका विरोध करेंगे? ईदगाह के पक्ष में है या ईदगाह के विपक्ष में? अब वो बताएं। अब उनका बयान क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो फंस गए, नमाज छुड़ाने गए, रोजे गले पड़ गए। आपको भी लगता है ऐसा फंस गए? कायदे से यही सवाल अखिलेश यादव से रोज पूछा जाना चाहिए कि आप ईदगाह के पक्ष में हैं या नहीं, आप कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के पक्ष में हैं या नहीं है। समाजवादी पार्टी जवाब दे।
सर आप आगे की बात करें, मैं तो पूछ नहीं, रहा हूँ नहीं, पहले योगी- राम मंदिर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो तो दूर योगी वो जी ने तो सवाल जाएंगे, ठीक दूरी उठाया पे है। वो तो मैं मान रहा हूं। आ गया सर, आ गया। हाँ। राम मंदिर तो जाएंगे, और वो पहले भी कह चुके, कोई आज नहीं है। जब उन्होंने कहा वो जो केदारनाथ धाम मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, सस्पेंस खत्म कर देते हैं सारा ही, सर आप बताइए। नहीं मैं यही कहा उन्होंने, यही कहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा ये उन्होंने कहा, बयान सुन के फिर सर की पहले बात बयान सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं? रिपोर्टर ने सीधे पूछ लिया, योगी जी ने कहा मंदिर जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम पहले भी कह चुके हैं मंदिर जाएंगे, लेकिन हम इटावा में सर हम इटावा में केदारनाथ धाम की तर्ज पर केदार मंदिर बनवा रहे हैं भगवान शिव का, वो मंदिर बन जाए फिर हम अयोध्या जाएंगे। अब ये किसने कहा उनको कि भाई ऐसा मंदिर बनवा रहे हो तो ये मंदिर बनवा के ही जाना? ये कौन से नियम में लिखा है ये? तो ये बात क्यों कह रहे हैं वो? तो ये आप जरा अखिलेश जी की बात सुनिए। साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। अच्छा, मेरे हिसाब से तो अखिलेश जी की सफाई में भी फंसाई है। अब कोई पूछ लेगा भाई अब इतनी सी बात है, आप मंदिर नहीं जा रहे, हर बार हर आदमी आप पूछ लेता है, रिपोर्टर पूछ लेता है, योगी बीजेपी वाले पूछ लेते हैं, आप 2 कदम की दूरी पे रहते हो, चले जाओ जाके मंदिर दर्शन कर, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब वो कह रहे हैं मैं अब पहले मैं अपना मंदिर बनाऊंगा उसके बाद में जाऊंगा। सर ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। पहले उनको लग रहा था कि उसके खिलाफ चल के कैसे जा सकते हैं, अब फिर से चुनाव आ रहे हैं तो लगता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा। एमपी भी वहाँ पर अयोध्या नरेश ही हैं उनके, तो जिनको वो लेकर साथ बैठते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो वहाँ तो अब जाएंगे, उससे दूर रहना नहीं चाहते कि कहीं उससे एक बखेड़ा खड़ा हो। और अब जब राम मंदिर को लेकर थोड़ी सी सरकार और विश्व हिंदू परिषद और संघ फंसा है, तो वो ज़रूर जाकर कुछ एक नया अपना जगह बनाएंगे, क्योंकि उनको एक स्पेस मिल रही है, उस स्पेस पर वो काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उनके जाने नहीं जाने से उनके वोट बैंक में मुझे कोई फ़र्क लगता हो, ऐसा नहीं लगता है कि उनका वोट बैंक जो है उनके राम मंदिर जाने से कोई बड़ा होने वाला है, वो तो नहीं है। तो फिर भाई सवाल को इतना बड़ा क्यों बनने दे रहे हैं? हुआ है नहीं, वो तो चले जाएंगे, तो इसमें क्या है? उनको जब लगेगा, जब मैं कह रहा हूँ कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो नहीं भी जाएंगे तब भी उनको उतना ही वोट मिलना है, जब जाएंगे तब भी मिलना है। और वो तो छोड़िए उनकी बात, तो जो लोग रोज जा रहे थे उनको नहीं मिला वोट वहाँ, तो आप फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स अयोध्या पर कर रहे हैं। अभी बात हुई कि अखिल, क्या नाम था उनका, अरविंद केजरीवाल साहब के लिए कहा गया कि वो अयोध्या के लिए तीर्थ धाम की यात्रा पर फ्री वो करवा रहे थे दिल्ली में जब सरकार में थे। अरे तो वो तो ठीक है, उन्होंने करवाई, वो हार गए। जब राम मंदिर निर्माण कराने वाले हार गए तो ट्रेन में ले जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मालूम है कि इससे मेरी पॉलिटिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊं ना जाऊं। ठीक है, तो इस पर इस कुछ कहना चाहते थे? एक तो मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम घर परिवार में बताना चाहिए, हिंदू को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मंदिर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर कोई मंदिर कोई कहता है कि हम अपने से बनवा दे रहे हैं, तो जरा अपने गांव घर में पता कीजिए, किसी बड़े आदमी का दिमाग खराब हुआ, उसने कहा हमारा मंदिर, वहां लोग जाना ही बंद कर देते हैं। वो मंदिर पूरी तरह से भुतहा हो जाता है, अभिशप्त हो जाता है। मंदिर का मतलब ही है समाज के योगदान से प्रभु की आस्था में समर्पण, और इसीलिए हमारा मंदिर बन जाएगा तो तब मैं वहां जाऊंगा, ये तो भावना ही गलत है। दूसरा, मैं थोड़ा सा विजय जी से असहमत हूं। उनको इधर क्या मिलेगा, ये ठीक बात है, यहां मैं सहमत हूं विजय जी से। उधर वाला लहराएगा क्या सौरभ जी? जी जी, उधर वाला लहराएगा। अरे लीजिए, बाबरी तोड़ के ये मरा है, वहां जा रहे हैं, जिस बाबरी के लिए उनके पिताजी ने गोलियां चला दी थी कार से ऊपर। तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी जो बात हम लोग कर रहे हैं इतनी जोर जोर से? वो नहीं सुनेगा कि बाबरी तोड़कर बनाए गए राम पर, जहां अरविंद जी की नानी के राम नहीं रहते हैं, वहां पर वो जा रहे हैं, तो क्या उसको नहीं समझ में आएगा क्या? और अभी तो चुनाव जब हाई पिच पे जाएगा, तो हमारे जो वो वहां वाले हैदराबाद वाले भाईजान, वो भी तो आएंगे ये सब बताने के लिए, हैदराबाद वाले, तो वो नहीं बताएंगे क्या? वो तो कहते हैं बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी, तो उनका तो स्टेटमेंट है।
हाँ सर, आप बोलिए, आपका बयान भी सुन लिया आपने। तो आपने सही कहा कि जब अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में वो हैदराबाद वाले आएंगे तो मुसलमानों को दोबारा याद दिलाएंगे कि जो राम मंदिर बना है वो तो बाबरी मस्जिद तोड़ करके बना है, और ये जब वक्त आएगा तो हम वहाँ पर दोबारा बाबरी मस्जिद खड़ा करेंगे। ऐसा भी बोलने वाले मुसलमानों ने बोला ही है, ऐसा भी बोलने वाले मौलानाओं ने कहा है। किसी भी मुसलमान से पूछिए, उनको ये बरगलाया गया है, कहा गया है कि वहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ करके वहाँ राम जन्मभूमि बनाया। वो राम के जगह नहीं था, वहाँ बाबरी मस्जिद थी जहाँ पर एक मंदिर को खड़ा किया गया है। अब यदि अखिलेश यादव जाते हैं तो उनके लिए दोनों कुआं और खाई वाले जो कहावत है कि इधर जाएं तो कुआं, उधर जाएं तो खाई, यही स्थिति उनके लिए है। यदि वो नहीं जाते हैं तो योगी जी उनके पीछे दौड़ेंगे और पूरे चुनाव दौड़ाते रहेंगे उनको। यदि वो जाते हैं तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये सवाल उनसे पूछेगा कि वाकई ये सचमुच में हमारे वोट के लिए है क्या। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई मौलानाओं ने ये आवाज उठाई है। अब वो जो तनखैया उनको घोषित कर दिया गया है, उनको बीजेपी का आदमी बोल दिया गया है, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई एक बात बताओ, हम वहां पर 20% है और तुम 16-17% हो, तो 20% वाले का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? तुम्हारा एक ही परिवार का मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? मुलायम से ये भी इनके परिवार के अंदर ओवैसी जी का एजेंडा है, बोलते हैं वो ये नहीं। और ये बात तो सही है ना कि यादवों में भी कोई नहीं बनेगा। यादवों के वो सारे यादव समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं, लेकिन यादवों में कोई और नहीं बन सकता। मुलायम सिंह के परिवार का ही आदमी बनेगा, अखिलेश यादव ही उनके वारिस वही बनेंगे। तो ये सवाल तो मुसलमानों का जायज वैसे योगी जी, अब हो सकता है ये सवाल भी बार बार पूछे अखिलेश जी से। वैसे वो अब पूरी तरीके से चुनाव के मूड में आ चुके पूछ रहे होंगे योगी जी। और किन से पूछ? ये जो ईदगाह वाली बात जो है, कृष्ण मंदिर का कार्यक्रम, ये और किन से पूछते हैं सर? सरसंघ चालक से, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई इस पर अब नहीं जाना है, तो दोनों से पूछेंगे कि नहीं, उन्होंने अखिलेश जी से भी। इस पर मैं क्लियर कर दूं, सरसंघ चालक जी ने बाद में कहा है कि कानूनी तौर पर हिंदू समाज जाने के लिए स्वतंत्र है। तो कानूनी तौर पर ही हिंदू समाज लड़ रहा है। काशी और मथुरा हम कानूनी तौर पर ही लड़ रहे हैं। अच्छा सर, योगी जी का कुछ आपको ताजा आज के बयान में जो है वो सुना देता हूं। कल अखिलेश यादव को अयोध्या मथुरा को लेकर चुनौती दी, चैलेंज किया। आज अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप एक बार फिर लगाया और कहा कि अखिलेश की साइकिल को जनता ने पंचर कर दिया, क्योंकि अगर अखिलेश की साइकिल चलेगी तो सिर्फ दंगा फसाद होगा। सपा को 4 बार प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन बबुआ, उनको कह रहे हैं बबुआ 12 बजे सोकर उठेंगे तो गरीब की पीड़ा कब सुनेंगे? इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए, क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? अब ऐसे बयान आपको रोजाना सुनने को मिलेंगे चुनाव तक। खैर, इसमें तो और वो ये बात कोई पहली बार भी नहीं कह रहे, लेकिन जो उन्होंने कहा कि 4 बार सपा की सरकार बनने की स्थिति आई, तो वो उस पर मुझे बात है कि उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री बने,
5 साल की सरकार अखिलेश जी नहीं चलाई, 5 साल पूरी सरकार, यह मौका अखिलेश यादव को ही मिला था, पूर्ण बहुमत का, पूर्ण बहुमत की सरकार। बिल्कुल। समीर, इसमें कोई दो राय बहुमत की सरकार मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, वो तो हाँ, ये भी इसको ध्यान रखिए। वो ठीक है, लेकिन सरकार मतलब कोई अखिलेश जी 5 साल पूरी चलाई। बिल्कुल चलाई, अपने और अपने हिसाब से सरकार चलाई इन्होंने 5 साल को लेकर। अब योगी आदित्यनाथ चुनाव के मोड़ में आ गए हैं और जिस आक्रामकता के साथ योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव को लग रहा था कि राम जन्मभूमि में जो चंदा चढ़ावा का जो मामला आया है उसके बाद योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर चले जाएंगे, तमाम तरह के एक्सक्यूज देंगे और उनको मौका मिल जाएगा योगी आदित्यनाथ को घेरने का। लेकिन वो भूल गए कि योगी आदित्यनाथ है। जिस आक्रामकता के साथ योगी आदित्यनाथ ने उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया, जिस आक्रामकता के साथ योगी जी ने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, FIR दर्ज करवाई, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, लगातार इस मामले में जांच चल रही है। तो योगी ने बता दिया कि भाई कोई भी हो, कानून के राज में, मेरे कानून के राज में कोई बच नहीं सकता, ना कोई मेरा अपना है ना कोई पराया है, सबका हिसाब होगा। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अखिलेश को जवाब दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अखिलेश के लिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि राम मंदिर के मामले की जब बात आएगी तो कितना भी चंदा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ जाए, जब अखिलेश के सामने योगी आदित्यनाथ खड़े होंगे, एक भगवाधारी, एक हिंदुत्व का प्रचारक, 10 साल का शासन का रहा, तो क्या अखिलेश यादव बनाम योगी होगा तो क्या जनता योगी पे भरोसा करेगी, अखिलेश पे करेगी? अरे वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, अखिलेश जी ने मुद्दा उठाया, बात ठीक है, लेकिन और मुद्दा बड़ा है, चोरी का है, चोरी साबित हो गई है, इसमें भी कोई अब तो रिकवरी हो रही है, तो ये भी कोई बात नहीं है और बहुत बड़ा मामला है। लेकिन क्या इसमें वोट है? मतलब लगता है आपको कि इसमें वोट का पोटेंशियल है इस मुद्दे में अखिलेश जी के लिए? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्टता से, और मुझे लगता है कि ये सबको अब समझ में भी आ रहा होगा, ये गलत निशानेबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं और ये तंज करके वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि फैजाबाद कैसा था और अब अयोध्या कैसा हो गया है। दोनों का अंतर लोगों को समझ में आ रहा है। वो फैजाबाद जो 700 मीटर में खत्म हो जाता था, हनुमानगढ़ी के अलावा कुछ था नहीं, चाय की दुकान में दूध तब लाना पड़ता था जब ग्राहक आ जाए, कटे फटे किनारे थे, एक ढंग का स्टोर नहीं था, होटल के नाम पे शान अवध था। वो फैजाबाद या ये अयोध्या जिसमें आप वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी चेन है, दुनिया भर के दूतावास हैं, दुनिया का हर हिंदू संस्था जो थोड़ी भी सक्षम है वो वहां 100 गज 500 गज जमीन चाहती है। दोनों का अंतर बहुत बड़ा है। और एक जरूरी बात, योगी जी तो इसमें कतई शामिल नहीं है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता। योगी जी जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको दंड देंगे ही देंगे, लोगों को भरोसा। सर शॉर्ट पे सर, लोकसभा चुनाव में अगर संविधान बदलने का नैरेटिव चल सकता है और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पे आ सकती है, तो ये राम की आस्था का मामला है। अगर गलती से चल गया ये मामला, तो भाजपा कहां जाकर रुकेगी ये कोई नहीं कह सकता। तो आपको लगता है चल भी सकता है? नहीं चलेगा, चलेगा नहीं, आदित्यनाथ है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं गलती से चल गया तो लेकिन चलेगा कैसे भाई? योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन ले रही है, ठीक है, कहीं से कोई ऐसी चीज है नहीं जो छिपाने की दबाने की बात हो रही, तो फंसेंगे कैसे हो? और अमेरिका ईरान के बीच कभी हाँ कभी ना, कभी गर्म कभी नरम, ये सब कुछ चल रहा है। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं कि 2 दिन लगातार जो इनके बीच हमले हुए, उसके बाद दुनिया फिर सहम गई कि अब कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप ने जो कल पोस्ट करके कहा था ना कि हो सकता है कि ये ईरान कभी समझे ही ना, तो फिर हमें वैसे ही समझाना पड़ेगा जंग के जरिए, और उसके बाद फिर ईरान बचेगा नहीं, तो कहीं वो ऐसा कुछ कर ना दें। लेकिन अब ये तस्वीरें आई हैं, देखिए राजधानी तेहरान में ईरान में बहुत जो बमबारी हुई उसकी तस्वीरों से लगा भी था, एक बार पूरी दुनिया परेशान हो गई थी कि भाई कुछ तो यहाँ पर अब बड़ा ट्रंप करेंगे। तो हॉर्मुज से भड़की जंग की ज्वाला तेहरान तक ऐसे पहुंची। इसकी शुरुआत हुई थी सिंगापुर के एक कार्गो शिप पर हमले से, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि ईरान और अमेरिका फिर से शांति के रास्ते पर चलने को तैयार हो गए। अभी फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कल कतर की राजधानी दोहा में एक शांति वार्ता होगी और मार्को रूबियो विदेश मंत्री अमेरिका के दोहा इसके लिए पहुंच भी गए हैं। इस हाई लेवल मीटिंग का मकसद टकराव से उपजे इस नाजुक दौर के बीच जो MOU हुआ है इनके बीच, उसको बचाना है। कतर में होने वाली बैठक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेंट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इन दोनों देशों को जो है एक्चुअली इनकी मीटिंग होनी थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, उससे पहले दोबारा उलझ पड़े, तो अब ये, और वो मीटिंग होनी थी स्विट्जरलैंड में। अब ये तय हुआ कि अब ये फॉरेन मामले को संभालना पड़ेगा, तो अभी कतर में ही मिलो, तो दोहा में मीटिंग होगी और इस बार मीटिंग केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर होगी। आप कहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के क्यों, वो तो MOU में है। MOU में जो भाषा लिखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, वो दोनों देश अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये झगड़ा है इस वक्त का। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को लेकर ये कहा गया कि ईरान वहां सबको सेफ पैसेज देगा, सारे जहाजों को, और इसके बदले में अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा। अब सेफ पैसेज का मतलब ईरान ये मान बैठा है
कि अब यहां मेरा कब्जा है। अमेरिका कहता है नहीं, एमओयू में यह नहीं लिखा, सिर्फ यह लिखा है कि आप अब वहां पर किसी पर हमला नहीं करेंगे, वहां से गुजरने वाला हर जहाज सुरक्षित महसूस करे, यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमले आप करते थे जहाजों पर, हम नहीं। तो इस इंटरप्रिटेशन में जो मतभेद है, इसको ही दूर करने के लिए कल कतर में बैठक होगी। लेकिन अब ये न्यूक्लियर से भी बड़ा पेचीदा मसला हो गया है, क्योंकि यहां पहले खूंटा गाड़ दिया ईरान ने। इस पर ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरागची, उनका स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि आप इस बात को, आप उनका मतलब भाव यही है, भूल जाइए इस बात को कि अब ये कोई फ्री ट्रैवल पास यहां से किसी को मिलने जा रहा है। نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد. همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. वो ये कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवस्था देना हमारा काम है, ये काम कोई और देश करेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। सर क्या मतलब हुआ इसका? देखिए वही जो फाइन पॉइंट्स है ना, फाइनल पॉइंट्स जिसे आप कहते हो एमओयू में, उसमें एक जगह तो दे ही दी उन्होंने ईरान को। जब आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए सेफ पैसेज दें, तो इसका मतलब हुआ कि उनका इलाका हुआ ना, सेफ पैसेज वो दें, ये जिम्मेदारी क्या है? या तो ये कहा जाता है कि भाई इसको खोल दीजिए, खत्म कीजिए बात, खाली कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करना ईरान का काम है, और उस पर वो जो रास्ता है वो सबके लिए है, जो बात हम बार बार करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स की, तो वो। लेकिन वहाँ पर जब आप ये कह देते हो कि ये जिम्मेदारी ईरान की है, तो इसका मतलब आप ये मानते हो कि ये उनके इलाका, आपने कस्टोडियन सा बना दिया। कस्टोडियन बना दिया। तो कस्टोडियन का मतलब कौन होता है? कस्टोडियन तो वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ। तो आपने ये कर दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। और वैसे मैं बताऊं, वो नहीं भी लिखते ना, अमेरिका ने ईरान के मुंह खून लगा दिया है कि ये कल तो भी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये तो असली काम है कि भैया ये तो हो रहा है। अब इनको इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, मार्को रूबियो उसको, अब वो कतर में गए, तो अब वो न्यूक्लियर वाली बात तो अभी बड़ी लंबी चलनी है, वो तो अलग है, और उसमें तो महीनों का वक्त लगना है। उससे पहले ये मामला सुलझे, वरना ये फिर अब फिर सर एक बार प्लीज चेक कीजिएगा ये तेल के दाम और वो सेंसेक्स, पता लगे ना हमारा देश कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पर। सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती, एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती, और ये जिस तरीके से कहा गया था कि भाई अब बहुत आराम से और बहुत अच्छे से ये इनका शांति समझौता हो गया और लंबे समय तक चलने वाला है, और कई ऐसे मुद्दे थे जो उसमें सुलझे नहीं थे। मुझे लगता है इस पूरे मामले से इजराइल ने जिस तरीके से राहत की सांस ली है, आज ये कहा जा रहा है कि अभी आगे से नहीं होगा, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अभी भी ईरान जिस तरीके से अड़ा हुआ है कि उस पर उसका कंट्रोल रहेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अमेरिका अपना वहां पर जिस तरीके से हित देख रहा है ईरान के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या रहेगा। कल फिर इस मामले को लेकर रखता हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है दुनिया के तमाम देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये ट्रंप को भी समझाना चाहिए और ईरान को भी समझाना चाहिए कि अब वो स्थिति अपनी स्थिति नहीं हो। लोगों के लिए कह रहे हैं वो समझ जाएं। लेकिन सर अब नहीं समझ रहे तो कोई तो दबाव डालना पड़ेगा दुनिया को, मसला है। लेकिन देवीलाल जी की एक लाइन मुझे याद आती है, देवीलाल जी जो, भाई ये मजेदार होगा। सुनिए अब इसको, अमेरिका और ईरान पर देवीलाल जी की लाइन बताइए। देवीलाल जी की लाइन यही थी हमेशा कि कब्जा सच्चा, कागज झूठा। ओहो, और उनके, चलिए कुछ निकलने वाला था, ठीक है। ये कब्जा सच्चा, कागज झूठा, मतलब कब्जा दिल हो गया और जो कागज जो है वो चेहरा हो गया। क्या निकला से? तेल अभी बढ़ा तो नहीं? तेल बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ के में भी $70 के आसपास ही है, बढ़ा है। 70 पे है, तो $1 बढ़ा है। अच्छा। लेकिन जो हमारा बाजार है वो थोड़ा सा गिरा है, तो वो तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, मतलब कोई, लेकिन कोई ऐसा मेजर रिएक्शन नहीं, इम्पैक्ट नहीं है। वो भी रोज समझ रहे हैं कि अभी ये रोज ही चलता है, आज ठीक है कल। अरे ये हॉर्मुज पे बात अगर बन भी जाए, मान लीजिए, तो लेबनान का क्या? क्योंकि ये भी ईरान की बड़ी शर्त है। वो कह रहे थे इजराइल ने राहत की सांस ली होगी कि अच्छा है ये टूटे, ये झंझट ही खत्म हो। आपको मैं जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ना, ये किसी न्यूक्लियर विस्फोट की तस्वीर नहीं है। आमतौर पर जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है तो ऐसा मशरूम क्लाउड जो बढ़ता है। ये अगर रियल पिक्चर है तो ही दीजिएगा। वो जो वाली पिक्चर थी जिसमें दो अलग अलग तरीके से दिख रहा था, वो ये रियल पिक्चर है लेबनान में जो इजराइल ने हमला किया उसकी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन रोके नेतन्याहू को, क्या तबाही मची होगी वहां पे। ट्रंप को भी कहना पड़ा
कि एक एक आदमी को मारने के लिए बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने बफर जोन जो बना दिया है अब ये तो रहेगा, और ईरान कह रहा है नहीं तुम वापस तो लौटोगे। अब ये दूसरा फ्लैश पॉइंट है, इस पर ये भी कब्जा सच्चा, ये भी कब्जा, वही कब्जा सच्चा कागज झूठा, भयानक ऐसे ऐसा हमला। देखिए इजराइल की मजबूरी है, इजराइल करे तो क्या करे। ये जब हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर रॉकेट दागे जाएंगे तो वो अपने रिटेलिएशन में तो मारेगा ही मारेगा। और सर आधा देश थोड़ी कब्जा लेगा। देखिए भारत ने भी मारा था पाकिस्तान में। देखिए भारत ने मारा था, बिल्कुल मारा था, लेकिन हमारी इच्छा तो थी, ये पूरी इच्छा थी ना कि पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हाथ में आ जाए। तो लेबनान के अंदर घुस करके साउथ लेबनान में यदि कब्जा करता है और बफर जोन बनाता है तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए कर रहा है, अपनी सुरक्षा बचाने के लिए कर रहा है। नहीं, इस समझौते को तो खतरे में डाल रहा है ना। नहीं डाल, आपसे हमेशा यही बहस होती है। देखिए नहीं खतरे में डाल रहा है, बिल्कुल नहीं डाल रहा है। उसने कहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, यानी कि अब हिजबुल्लाह यदि वहां पर बदमाशी करेगा तो लेबनीज आर्मी भी वहां पर ऑपरेट करेगी उसके खिलाफ। आप समझिए इस बात को। वो अलग समझौता है सर, ईरान और लेबनान का। ईरान अब उसको ईरान नहीं मान रहा ना। ईरान क्यों मानेगा? ईरान की दोस्ती हिजबुल्लाह से है। इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि ईरान को बड़ा इस लेबनान और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है उससे हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को बड़ी परेशानी हो रही है। सर भारत ने बहुत ही प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यदि आप उसको देखें। हमने तो ऐसा किया था कि कोई एक सिविलियन की जान न जाए। तो वो उसको लेबनान को इजराइल को भारत से सीखना चाहिए। पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान करता है। अभी पाकिस्तान ने कल रात को क्या किया? नेतन्याहू को यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीखना चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई टेरर लॉन्चिंग पैड है, आतंकवादी संगठन है, तो किस तरीके से खत्म किया जाए। उनके और हमारे मसले बहुत हमारे अलग हैं, बहुत हमारे इंटरेस्ट भी अलग है। कैसे क्या सर ये इस तरीके से हमला करके ऐसा कैसे? चलिए आगे मैं आपको पाकिस्तानी खबर बता देता हूं। अब ये तो चलिए अच्छा है कि 4000 हिजबुल्लाह फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जो है बातचीत शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने कल रात क्या किया? अब पाकिस्तान के भी मुंह खून लग गया है। गरीब को मारो, भारत के साथ नहीं कर सकता। अब वो अफगानिस्तान पर बार बार एयर स्ट्राइक कर रहा है। कल फिर मुनीर की आर्मी ने, आसिम मुनीर की एयरफोर्स ने एक्चुअली वहां मौत की बारिश की है, वो भी आधी रात को। अफगानिस्तान के 3 प्रांतों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम बरसाए, पक्तिका और कुनार। यहां पर एयर स्ट्राइक करके सिर्फ यही बताया कि कितना जालिम हुआ जा सकता है। और सोचिए इस ऑपरेशन को नाम दिया डबल टैप। हमने तो हमला किया रात के वक्त कि सिविलियन मौतें ना हो, इन्होंने डबल टैप का मतलब किया टैप टैप, 2 बार बम गिराओ एक ही जगह पर, 25 मिनट के अंदर सेम जगह पर 2 बार बॉम्बिंग की। पहला हमला 12:30 पर और इसके ठीक 25 मिनट बाद 12:55 पर। इसमें 35 लोगों की मौत हुई। ऐसा क्यों? एक बार मारोगे, थोड़ी देर के बाद लोगों को बचाने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, फिर मारो उसी जगह पर। अब वो क्लेम करेगा कि इसमें आतंकवादी मारे गए, अफगानिस्तान कह रहा है कि इसमें हमारे सिविलियंस मारे गए। उसमें 4-4 साल के बच्चे भी बताए जा रहे हैं, उनकी भी मौत हुई है, बुजुर्गों की भी मौत हुई। अब ये तस्वीरें जो है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान ये काम मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार तो है जो है वो कर रहा है। अब उसको इतना समझ में आ गया कि अफगानिस्तान उस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर सकता। त्रिपाठी जी, नहीं, ये पाकिस्तान नरसंहार कर रहा है और जो लोग हमारे देश, अरे बस एक मतलब वजह बता देता हूं। अभी कराची में इनके रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था कराची में, ये उसका बदला लिया है। यहां भी बेनकाब पाकिस्तान क्यों हुआ? वहां हमला होते ही टीवी पे कहना शुरू कर दिया इसके पीछे इंडिया, इसके पीछे इंडिया है। हमला किया अफगानिस्तान में जाकर के। जी नहीं, विशुद्ध रूप से नरसंहार है। और जो पाकिस्तान कर रहा है, तो जो भारत में ढेर सारे लोग अक्सर कहाँ तक चले जाते हैं, वो गाजा पट्टी या गजा पट्टी क्या है, तो नाम लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है। ऑल आइज ऑन गाजा। तो वो जो जहाँ चले जाते हैं ना, बड़ा बड़ा पोस्टर बनाकर, जो एकदम मुसलमान मारा जा रहा है, रोज नया जख्म मिल रहा है, ये मुसलमान नहीं है तो क्या है भाई? ये जो अफगानिस्तान में जो मर रहा है, जिसको नरसंहार किया है, मतलब जो आपने कहा ना कि डबल टैप ऑपरेशन रखने का मतलब ये हुआ कि आप कोई बचे नहीं, वहां कोई गुंजाइश, जिंदा नहीं बचे, कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए, जीवन नहीं बचना चाहिए, कोई आवाज नहीं उसके खिलाफ।
और गाजा में कुछ होता है तो हमारे देश में लोग कूद पड़ते हैं, सोनिया जी आर्टिकल लिखने लगती हैं, प्रियंका जी बढ़िया बैग का ऑर्डर दे देती हैं, राहुल जी जाने क्या क्या बताने लगते हैं। अब कोई कह सकता है कि अरे आप तो कमाल है, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई में कहां से लाए? अरे भैया तुम भी तो हमास और इजराइल की लड़ाई में तुम भारत को लेकर चले आए थे, ईरान लड़ रहा है तो उसमें भारत को लेकर चले आते हो। लेकिन यह कुल मिला के जो आपने पहली लाइन बोली थी, पाकिस्तान का दम नहीं चल रहा है, उसका वश नहीं चल रहा है भारत की तरफ, तो अफगानिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले कर रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अफगान लड़ाकों ने इनके आका अमेरिका को भी उसकी हैसियत बताई थी, इनको भी हैसियत बताई। और अब पाकिस्तान के हालात कहां पहुंचते जा रहे हैं? अभी मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें आज बलूचिस्तान की भी थी आपको दिखाने के लिए कि वहां पर किस तरीके से वहां की सेना जो है, वहां इनकी सेना वहां कैसे सिविलियंस के साथ व्यवहार करती है। और वहां तो रोजाना ही ये होता ही है, आम बात है सिविलियंस को मारना। तो एक तरफ बलूचिस्तान में फंसा हुआ, अभी पीओके में इतने लोग, दर्जनों लोग मारे गए, ऐसी खबरें आई वहां से, कभी सच्ची खबर तो वहां से पाकिस्तान से निकलती नहीं है, लेकिन दर्जनों लोगों की मौत हुई। वो लोग भी क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारी असेंबली के अंदर रहनी चाहिए, इसमें बाहरियों को मौका नहीं, बाहरियों के लिए नहीं रिजर्व करो, और हमारा आटा दाल चावल पानी तेल इसका इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हमारी रिसोर्सेज यूज करते हो, हमें कुछ तो दो। इसके बदले पीओके के लोगों को मिली मौत। पीओके के लोग कहां तक पहुंच गए हैं, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया। और हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक ऐसा मौका आता है जिसके बाद पे टाइट टर्न हो जाती है, बिल्कुल, फिर आपके एतराज एक दूसरे के साथ नफरत में बदल जाते हैं। वो नफरत में बदल गए हैं। पीओके के लोग ताने दे रहे हैं पाकिस्तान को, और इसका जिक्र रक्षा मंत्री असेंबली में कर रहा, आप बयान सुनेंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से तो तुम्हारी लाशें भी वापस आ जाती है, मतलब पाकिस्तानी सेना की, बलूचिस्तान से तो तुम्हारी लाशें भी वापस आ जाती हैं, पीओके से तुम्हारे सैनिकों की लाश भी वापस नहीं जाएगी, ये हाल तुम्हारा कर देंगे। और इसके बाद पाकिस्तान में कश्मीरियों को लेकर के जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये रक्षा मंत्री ने इस्तेमाल की है, सुनिए आप। जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। जब हमारे मुतल्लिक ये लोग कहेंगे, और मैं आपको सही कहा, मैंने उसमें लिखा है कि कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। कश्मीरी पासपोर्ट से नहीं बनता, कुर्बानी से बनता है। कश्मीरी कुर्बानी देने के लिए है, कश्मीरी मरने के लिए, तो भी वो साबित होगा कि वो कश्मीरी है। ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है, और आपने भाषा सुनी, ये लोग, वो लोग। इसके बाद कोई शक है आपको कि पीओके में क्या इनके लिए फीलिंग होगी? कोई शक नहीं है, और हम इस बात का बार बार जिक्र करते हैं। पीओके कहने के लिए अभी पीओके हम लोग बोलते रहते हैं, नहीं तो पीओके वाले पाकिस्तान को अपना पाकिस्तान मानते हैं, अपना मानते हैं, न पाकिस्तान के लोग अपना मानते हैं, जो मंत्री जी कह रहे हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में नफरत कदर बढ़ गई है कि वो वहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। और ये बात जो उन्होंने कही वो ठीक बात कह रहे हैं, वो कश्मीरियों की कुर्बानी ही तो चाहते हैं। मैं रोज कहता हूँ कि पीओके में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, कोई डेवलपमेंट पे काम नहीं, केवल वो आतंकवादी, अपने जो आतंकवादी हैं उनको वहां रखने के लिए, उनके सेफ हाउस उनके सेफ हाउस के लिए काम में लेते हैं, और जब मरना हो तो वहां के लोग मरे। और जहां से ये अभी पीओके में रावलाकोट जगह से शुरू हुआ था मार्च, इस आदमी ने कहा पार्लियामेंट में कि मैं तो उनको कश्मीरी नहीं मानता। जिस जगह से एजिटेशन शुरू हुआ वो कह रहा मैं तो उनको कश्मीरी नहीं मानता। एक इनके वो लाल टोपी पागल आदमी को देखा, यूट्यूब पे भी देखा है, वो तो गालियां दे रहा है। वो कह रहा है कश्मीरियों की जगह, पीओके वालों को लिख रहा है, कश्मीरियों की जगह हमने इनके लिए इतना किया, इनके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिवाय इनको 6 गज की जमीन दे दो। देखिए उनके कहने का मतलब है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो आज एक आज़ाद और स्वायत्त क्षेत्र है। उसकी लड़ाई कश्मीरियों ने नहीं लड़ी है, उसकी लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी ने लड़ी है, पाकिस्तानी रेगुलर्स ने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए वो आज़ादी की कीमत नहीं समझते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो इस साइड वाला है वो बंधक है। मूलतः ये आज़ाद कश्मीर जो है वो यही है, आज़ाद कश्मीर है। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि ये उनका दायित्व बनता है कि वहाँ के रसद, सप्लाई, ईंधन वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो,
और ये आज़ादी से पहले से है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी जम्मू कश्मीर रियासत और पाकिस्तान के बीच में, कि जब तक हम अपना निर्णय नहीं लेते हैं, हाँ, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप रसद वगैरह सारा सप्लाई ईंधन आप करते रहेंगे और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपने ठीक कहा। इसलिए उनके साथ हुआ था। भारत ने उस समझौते को नहीं माना था क्योंकि वहां पर वाकई जो सड़कें थी वो हमारे से उतनी जुड़ी हुई नहीं थी जितनी लाहौर से जुड़ी हुई थी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर जिस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, वाकई उनका सप्लाई चेन तो वहीं से आता है। इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, तो वो यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपने उनको दिया क्यों? सर, अब एक खबर आपको दुनिया के एक दूसरे हिस्से में जो लड़ाई सबसे अब ज्यादा पुरानी हो चुकी है उसकी बात कर लेते हैं, रशिया यूक्रेन। इसका तो कोई अब नाम ही नहीं अब, लेकिन अब ये अपने बहुत भीषण फेज में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जेलेंस्की ने कितने साल हो गए सर? कब शुरू हुई थी? 20 में, 4 साल, 4.25 साल हो गए। 22 में 4 साल हो गए। जेलेंस्की ने 40 दिनों का, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 40 दिन का एक ऑपरेशन शुरू किया है। उसने कहा कि मैं 40 दिन के अंदर इतना कमजोर कर देना चाहता हूं पुतिन को, रशिया को, कि ये जंग से पीछे अपने आप हट जाए। तो इसमें उसने पूरी ताकत झोंक दी है। टारगेट क्या कर रहा है वो? टारगेट कर रहा है रिफाइनरीज। अभी 2 बहुत बड़ी रिफाइनरीज जो हैं उनके ऊपर ड्रोन अटैक कामयाबी के साथ यूक्रेन ने कर दिया। इनके हाईवेज, इनकी सप्लाई चेन्स, इस पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है और जेलेंस्की ने, और वो 1,000 ड्रोन एक बार में भेज रहे हैं यूक्रेन के लोग की सेना। तो पहली बार पुतिन भी दबाव में दिख रहे हैं। अच्छा, वहां पे भी कोई इलेक्शन, वैसे तो कोई डेमोक्रेटिक सच कंट्री नहीं है, लेकिन कहने को इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन हर बार पुतिन जीत जाते हैं। तो सितंबर में है ना फिर। हाँ, तो उससे पहले ये अपनी रूलिंग पार्टी जो है उसकी कन्वेंशन में बात कर रहे थे और वहां इन्होंने एक अजीब स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि रशिया या तो एक बहुत मजबूत देश रह सकता है या फिर वो देश रहेगा ही नहीं। ना, हम एक सुपर पावर की तरह ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, वरना हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। Can only be a strong and independent country, or there will be no Russia. There are only 2 paths. Whenever we show weakness, we are being ignored and being treated only with a violent approach. They always test us. They try to remove us as a global factor of power that stands against evil. Like I said, they have always failed. They will fail this time and they will fail forever. क्या पुतिन दबाव में है इस जंग में अब, त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, दबाव में तो अगर वो नहीं होते तो अलास्का मिलने के लिए नहीं जाते वो ट्रंप से। तो दबाव में तो निश्चित तौर पर हैं। और चूंकि अब लड़ाई जिसको कहते हैं ना कि कहीं रुक नहीं रही है, तो पुतिन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भले दुनिया को ये लगता है कि अरे उनके साथ चाइना खड़ा है, क्या दिक्कत है, लेकिन पुतिन दरअसल इसको बहुत अच्छे से देश के तौर पर नहीं ले सकते कि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी उस चाइना के ऊपर हो रही है, जो एक समय में यूएसएसआर रहते हुए सबसे बड़ा विरोधी देश था। तो ये चूंकि अब लोगों को नहीं समझ में आता, इतिहास के तौर पर लोग भूल जाते हैं, लेकिन यूएसएसआर और चाइना का तो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा थी। कई लोग सोचते हैं कि दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, तानाशाह हैं एक तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा, जब हम इस तरह 1969 में दोनों के बीच में बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद दोनों रास्ते अलग अलग बदल लिए। वो तो आज भी खबरें छपती हैं कि उन दोनों को शक है कि एक दूसरे की जासूसी कराते हैं ये। निश्चित तौर पर। और जब ऐसी डिपेंडेंसी होती है तो उसका खतरा क्या होता है, और जिसको मुझे लगता है कि भारत सरकार नीति के तौर पर कह रही है, ये मैं लंबे समय से इसको सजेशन के तौर पर कहता हूं कि वहां का जो डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट है वो पूरी तरह से चाइना के कब्जे में है। भारत अकेला है जो वहां एंट्री कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि दूसरे और दोस्त। मेरा सवाल वॉर पे था, आप इसको थोड़ा उस पर ले गए। मैं इसीलिए ले जाऊं, वो बहुत जरूरी है। मैं वो चूंकि आप जो कह रहे हैं मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी इकोनॉमी उनकी डिपेंडेंट हो गई है चाइना के ऊपर। चाइना उसका एक तरह से कहते हैं कि जब आप वो अंग्रेजी में शब्द आता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे पास है, तो उसका खतरा होता है, मोनोपोली का खतरा है। और अब जो पुतिन को चाहिए वो दुनिया के लिए गेटवे चाहिए। इसीलिए आप देखते हो बार बार वो कहता है कि हम तो चाहते हैं कि इनके साथ ये भी बनाए, हम तो इनको देना चाहते हैं। और उसमें पुतिन को लगता है कि भारत अमेरिका के साथ उसको एक थोड़ा सा, इसको कहते हैं ना कि कूल करने में, थोड़ा ठंडा करने में वो
आसानी करेगी। अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो पुतिन के लिए और रशिया के लिए बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लड़ाई तो वो लड़ते रहेंगे, बहुत बड़ा देश है, इकोनॉमी बड़ी है, यूक्रेन ने भी लड़ ली साहब, 5 साल मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन वो अब डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, अच्छा नहीं कि यूक्रेन अब जो कर रहा है वो मॉस्को तक मार रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग तक मार रहा है। खबर पुरानी हो गई है लेकिन बात नहीं पता लगी है। आप वो तस्वीर तो आपको याद होगी ना, फ्लाइट में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, संजय राउत, सारे एक फ्लाइट में थे। अब कोइंसिडेंस है, अब देखिए, देख रहे हैं ना, ये इधर ही एक तरफ बैठे हैं फडणवीस और बिल्कुल दूसरी तरफ आयल के दूसरी तरफ बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, भैया लोग भी हो सकता है वहां बात करेंगे, अधिक फोटो वोटो खींच रहे हैं हम लोग। तो अब इसकी कहानी पहले बताई ठाकरे साहब ने और फिर बताई फडणवीस जी ने, तो दोनों बड़ी मजेदार है। मैं कहानी का थोड़ा सा हिस्सा बताता हूं और फिर आप उनके मुंह से सुनिएगा। तो फ्लाइट में मिले तो इसके बारे में सबसे पहले जो बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर नहीं है जो मेरे सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, ये तो ऑपरेशन फडणवीस है। फिर क्या बोले, अच्छा वो अजीब बात बोल गया, उन्होंने कहा आपको वो मध्य प्रदेश का ऑपरेशन याद है ना, वो भी ऑपरेशन मामा था। और कौन? शिवराज सिंह चौहान। बोले जिसके चेहरे पे जीते फिर उसको दिल्ली बुला लिया, अब वो कहीं दिखते नहीं। तो अब क्या वो कहना चाह रहे हैं कि इनके चेहरे पे बीजेपी जीती, और वो कह रहे हैं कि ये ले लेके दिए किसको जा रहे हैं मेरे लोग, ये एकनाथ शिंदे को मजबूत किया जा रहा है। तो पर कतरने की बारी इनकी हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की। इसका जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने कहा देखो मैं जब फ्लाइट में जाता हूं तो मैं आमतौर पे सिर्फ सर नीचे करके अपना मोबाइल देखता रहता हूं, उसमें मैं कभी कुछ डाउनलोड कर लेता हूं, कभी कोई फिल्म, कभी कोई गाना, कभी कोई OTT सीरीज, 1-2 घंटे की फ्लाइट होती है, कट जाती है, उसमें ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते आप। तो मैंने तो फ़ोन के अलावा कुछ देखा नहीं। और उद्धव ठाकरे कह रहे थे मुझे बड़े हताश लगे देवेंद्र फडणवीस, तो उन्होंने कहा जब मैंने सर ही फ़ोन से नहीं उठाया, मेरा इनसे कुछ हुआ नहीं, मैं दूर बैठा था, तो इन्होंने मेरी हताशा कहाँ देख ली। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने उनको कहा कि मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं देवेंद्र फडणवीस को, तो बड़ा मजेदार जवाब दिया उन्होंने कहा देखिए इस वक्त तो मेरे पास करोड़ों महाराष्ट्र के लोगों का आशीर्वाद है, तो मुझे उनकी शुभकामना की जरूरत तो नहीं है। और मुझे वो शुभकामना अगर 2019 में देते, जब छोड़ के चले गए थे, तब तो कोई बात भी थी, तब तो वो नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो पहले आपके सामने बोलेंगे उद्धव ठाकरे, फिर देवेंद्र फडणवीस। करू शकत नाही, एक पंजा मारला ना तुमचं सगळे आतडी बाहेर येतील। हे ऑपरेशन टायगर नाहीये, मला शंका येते ऑपरेशन देवेंद्र आहे। कारण आज ना उद्या, कारण देवेंद्र त्यांना असं वाटतंय की देवेंद्र फडणवीस कदाचित उद्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरतील, म्हणून आत्ताच त्यांचे पंख काप। महाराष्ट्रातून एकही माणूस दिल्लीपर्यंत पोहोचता कामा नये, म्हणून त्याला तिथल्या तिथे गुंतवून ठेव, म्हणून शिवसेनेचे खासदार फोडून अमित शहानी त्यांना या मिंद्याकडे पाठवल्यात। हा माझा स्पष्ट आरोप नाही, तर माझा समज आहे। असू शकतो की नसतो, नाहीतर काय होतं, आता निवडणूक थोडीच आहे, निवडणूक नाहीये, मग कशासाठी तुम्ही माझे खासदार फोडले? बरं फोडले ते फोडले, तुम्ही स्वतःकडे न घेता ते एका कोपऱ्यात बसलेले, मी एका कोपऱ्यात बसलेलो। माझी सवय आहे, मी विमानात बसलो की माझ्या मोबाईलवर मी काही ना काही डाउनलोड केलेलं असतं, एखादा सिनेमा असतो, एखादा OTT असतं, OTTवरचे वेब सिरीज असते, मी ती पाहतो। त्यामुळे सुरू झाल्यापासून उतरतपर्यंत मी ती पाहत होतो, त्यामुळे माझी हतबलता नेमकी त्यांना कुठे दिसली। दुसरं, मी मनुष्य असल्यामुळे मला पंखच नाही आहेत, ते माझे पंख कोण छाटणार आहे। पण माझ्यासोबत महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी लोकांचा आशीर्वाद आहे, माझ्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद आहे, त्यामुळे काही काळजी करू नका। उद्योजींच्या सदिच्छा या मी स्वीकारतो। 19ला असत्या तर चित्र वेगळं राहिलं असतं, पण त्यावेळेस ते देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे त्या सदिच्छा आज मी स्वीकार। बातें खैर उन्होंने बड़ी जो है बड़ी मजेदार की है। वैसे इनकी हाई हेलो तो हुई होगी फ्लाइट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता? अब होनी तो चाहिए, और मतलब ये वो वाला है कि जैसे कहते हैं ना कि लड़ते लड़ते कहीं को दोनों एक दिन गले में रख के रो पड़े, कुछ इस टाइप का मामला ना हो जाए, क्योंकि उसी तरह से लड़ भी जो रहे हैं ना, उसमें दोनों देखिए बहुत गुस्से में हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसे बात करते हैं कि जैसे तुम नहीं हुए गड़बड़ हो गया, अरे तुम साथ रहते तो कितना अच्छा होता। आज भी वो 2019 याद दिला रहे हैं। नहीं, दोनों को याद है वैसे ही। तो वो तो उद्धव जी को भी 2019 ही याद है कि काश आप साथ देते, मेरे को शुभकामना दे देते। फडणवीस जी को लग रहा है कि वो उनको शुभकामनाएं नहीं, लेकिन बात देखिए उन्होंने कितनी गहरी की है।
वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल बात है। नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एक तरीके से कि भाई तुम कहीं कॉम्पिटिटर ना बन जाओ किसी के लिए, इसलिए तुम्हारे पर कतरने की तैयारी है, इसीलिए ऑपरेशन देवेंद्र है, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं है। कि वो पॉलिटिकल वो तंज है उनका कि भाई। लेकिन इसमें बढ़िया संजय राउत भी था इस फ्लाइट में। देवेंद्र ने उद्धव से और आदित्य से तो हाथ मिलाया, संजय राउत के साथ देखा भी नहीं। संजय राउत भी के साथ थे उस समय फ्लाइट के अंदर, और संजय राउत के साथ देखा भी नहीं। हालांकि उसने कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस हाथ मिला ले, मतलब पास में आया, लेकिन देवेंद्र ने उसको इग्नोर किया। कि इनके रिश्ते वैसे कैसे हैं? कुछ नहीं, ठीक है भाई। आप जिसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया हो जिस आदमी ने, इसमें कोई शक नहीं है, देवेंद्र फडणवीस ने किया ना, मतलब पार्ट तो रहे ही ना अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह। उस आदमी के लिए मन में कोई बहुत अच्छी भावना तो नहीं होगी किसी की भी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आमने सामने तो है ना उस तरह से शिष्टाचार निभा लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत सहज आदमी है, वो बहुत मन में सर इतनी सहजता से नहीं, लेकिन वो व्यवहार में नहीं दिखाएंगे सर। सहज व्यवहार कभी नहीं उन्होंने किया है, वो सहजता तो उनकी राजनीति में, उनके व्यवहार में कभी प्रदर्शित नहीं होगा कि वो आपसे नाराज है। वो बहुत अच्छे से मिलते हैं, सहजता पूर्वक पवार साहेब और उद्धव साहेब सबको सर। और ये तो आसमान देखने लगे। हाँ सर, जैसे ही उन्होंने सहज कहा, ये आसमान देखने लगे। एक बात बताइए, महाराष्ट्र की आज राजनीति में आज के दिन में सबसे चमकता हुआ ध्रुव तारा कौन है? फडणवीस जी। फडणवीस है, जो बड़े अपनी पार्टी के अंदर बड़े बड़ों को निपटा दिया, केंद्रीय राजनीति में रसूख रखने वाले उन लोगों को निपटा दिया, तो वो आदमी कोई सहज होगा, सरल होगा? ऐसा तो मोदी जी सहज नहीं है, मैं नहीं मानता। इतने सहजता से सबके साथ मिलते हैं, तो सहजता से निपटाते भी हैं। मोदी जी को कोई सहज नहीं कहता क्या? तो मैंने इसीलिए कहा ना, जैसे मोदी जी सहज है वैसे ही देवेंद्र फडणवीस सहज है। इतनी आत्मीयता से मिलते हैं। शशि थरूर से नरेंद्र मोदी जी कैसे मिलते हैं? सहज कह रहे हैं ना, वो केवल मतलब शिष्टाचार, वो व्यवहार की बात कर रहे हैं। व्यवहार हम व्यवहार की बात कर रहे हैं, बाकी तो पॉलिटिक्स तो जो क्या क्या नहीं हुई भाई। जो राजनीति में यही तो है कि हम आपको मारें, लेकिन आपको लगे नहीं कि इसने नहीं मारा है, किसी और ने मारा होगा। इंटरेस्टिंग था। लेकिन अगली खबर आपको बताता हूं कि वो चमकते हुए ध्रुव तारा है। अगली खबर बता रहा हूं, देखिए मजेदार खबर एक और। सियासी बिसात कोई बिछाए और कोई दरी समेट के ले जाए, तो भाई आपको एक होगा कि चोर होगा, कोई दुश्मन होगा, कोई अनजान होगा, तो कोई अपना ही हो तो क्या होगा इसकी बात। अच्छा, ये कहानी 1 मिनट में बता रहा हूँ, एक किससे जी, क्योंकि हम ये तोड़फोड़ वाली खबर कर रहे थे। एक खबर आई है तमिलनाडु से, आपने वो देखी होगी खबर शायद, फिर मैं वो एमपी वाली खबर आपको बताता हूँ। डीएमके सरकार, स्टालिन हारे, चुनाव हारे, इनके सारे साथी एक एक करके गए। पहले कांग्रेस गई, दुश्मनी हो गई, बैठने की जगह अलग करा ली संसद में। आईयूएमएल इनके साथ थी, वो चली गई। वीसी के इनके साथ थी, वो चली गई। लेफ्ट पार्टियां दोनों इनके साथ थी, वो चली गई। अब एक अदद पार्टी इनके पास बची थी, एमडीएमके, वाइको की पार्टी। उसने भी स्टालिन का गठबंधन छोड़ के अभी वो ज्वाइन नहीं किया है विजय की पार्टी को, लेकिन इनका गठबंधन छोड़ दिया। अब इस खबर में वैसे कुछ आप कहेंगे कुछ है नहीं कि ये तो डीएमके तो सरकार में से तो चलेगी, अब साथी भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये एक एक का जाना, मेरा सवाल है, क्या डीएमके को एनडीए के और करीब लाता जा रहा है, और इसमें ये आखिरी काम वाइको ने कर दिया, ऐसा है क्या सर? बहुत संभावना बन रही है, बिल्कुल संभावना बन रही है। और जितनी जरूरत, मतलब जैसे वो अकेले होते जा रही है डीएमके, उसको जितनी जरूरत है उतनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को है अभी तो। खासतौर से संसदीय यदि उसको देखा जाए तो उसमें भी वहाँ पर है। और जिस तरह से विजय ने सरकार बना ली और बीजेपी और एआईएडीएमके बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पर नहीं है, मतलब एआईएडीएमके ही मजबूत नहीं है, तो उसमें भी उनके लिए मदद करेगी। लेकिन दिल्ली में डीएमके की बहुत ज़रूरत बीजेपी को है, और तमिलनाडु में वो अकेले हो गए। अब तो बिल्कुल ही अकेले हो गए। अकेले हो गए। छोर है सर, डीएमके सनातन को डेंगू बोलने वाली। अरे सर, राजनीति में कभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को सर, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मदद चाहिए, वो उस समय जो मदद करना है कर देंगे। अगर ये मानो कि उनको सहयोग चले गए तो बस उतना ही है, उसके आगे देखने की जरूरत नहीं है कि वो गठबंधन कर लेंगे। उतना भी फिर पूरी तरह शिद्दत से होगा ना। हाँ, उतना कर देंगे, उतना जरूर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या डीएमके और भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, अटल जी के समय साथ नहीं, साथ में थे, सरकार में थे, सरकार में रही है। हाँ, नहीं तब इनके सुपुत्र नहीं थे ना, डेंगू मलेरिया बोलने वाले लोग नहीं थे। देखिए वो तो डेंगू मलेरिया बयानों के आधार पर राजनीति चले तो फिर तो सर एक अगली खबर सुनिए सर, मध्य प्रदेश की खबर सुनिए सर। इस खबर
मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिग्विजय सिंह वहां के टॉलेस्ट लीडर्स में से एक हैं, बल्कि दो सबसे बड़े नेताओं में से एक वही है। बल्कि हर लिहाज से देखें तो इनका टॉप लीडरशिप पर क्लेम सबसे ज्यादा है, क्योंकि 10 साल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कमलनाथ जी तो 2-2.5 साल रहा है, 1.5 साल शायद, और जीतू पटवारी तो अभी बहुत अरसा भी नहीं हुआ प्रदेश अध्यक्ष बने, बहुत यंग है वो। अब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की सरकार पे 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। घोटाला क्या बताया उन्होंने? वहां पर एक ट्रस्ट है, वीर भारत न्यास, इन्होंने कहा कि उज्जैन में, तो जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि इन्होंने सरकारी जमीन और एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी, वो 1 रुपए में दे दी, 1 रुपए में, और ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये उन्होंने क्लेम किया। सवाल हुआ दिग्विजय सिंह से, दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, कौन सा घोटाला, सरकारी ट्रस्ट है, जमीनें ऐसे ही दी जाती रही हैं, ऐसे ही आज भी दी जा रही हैं, और छोड़िए इस ट्रस्ट के तो जनरल सेक्रेटरी या अध्यक्ष कमलनाथ भी रह चुके हैं, ये दिग्विजय सिंह खुद बता रहे हैं। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जिस आप आरोप लगा रहे हैं उस पर आप ये कह सकते थे आप उनसे ही पूछो, मुझे जानकारी नहीं, कुछ भी कह के बचा जा सकता था ना। आपने इतने बड़े एजेंडे की हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह को सुनिए। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। ये ट्रस्ट की डीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबराय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास, तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूं मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूं। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। वो कागज वागज लेके बैठे बता रहे हैं कि आरोप गलत है। ये देखिए दिल्ली में एक जानकारी सिर्फ चाहिए थी तब फिर ये मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ प्रवक्ता हो गए या मोहन जी के सलाहकार हैं, अभी मीडिया सलाहकार या कुछ? अच्छा, आरोप भी क्यों लगा? वो ट्रस्ट क्यों? क्योंकि उस ट्रस्ट के जो सचिव हैं वो मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, एक कोई सज्जन, तो इसीलिए ये आरोप उन पर चिपकाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन दिग्विजय ने ऐसे बचाव किया जैसे बीजेपी करती। देखिए जीतू पटवारी दिल्ली आए थे और पवन खड़ा साथ में थे। जब ऐसा मामला हो तो बिना जांच पड़ताल के अगर बयान दिलवाना है तो पवन खड़ा सबसे आगे रहते। फिर आसाम के मुख्यमंत्री का मामला हो या कोई और मामला हो तो उन्होंने कहा हम दिल्ली में पीसी करेंगे। जीतू पटवारी को दिल्ली लाया गया, यहाँ दिल्ली में उन्होंने पीसी की थी, मध्य प्रदेश में नहीं की थी। इस मामले को लेकर, इसी मामले को दिल्ली में पवन खड़ा भी साथ में थे और पीसी में उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए की जमीन मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के ट्रस्ट को दे दी। अब दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बताया, इतना बेहतर तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने भी नहीं बताया होगा। और उन्होंने बताया कि भाई तो कमलनाथ खुद इसके पदेन चेयरमैन थे, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय का ट्रस्ट है। बेसिकली ये सरकार का ट्रस्ट है और सरकार के ट्रस्ट को सरकार ने जमीन दी 1 रुपए में। और उसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका अध्यक्ष होगा। अगर मुझे ठीक ध्यान में आ रहा है तो भारत भवन वाला ही तो है ना, वीर भारत भवन और संस्कृति मंत्रालय दोनों का मिलकर, वही कह रहा हूं। ये तो कंट्रोल गवर्नमेंट। एलिगेशन क्या था, फिर आरोप क्या था? अब जीतू पटवारी को किसी ने कह दिया कि ये उज्जैन का मामला है, मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, मुख्यमंत्री ने अपने परिवार को दे दिए, वो उसके चेयरमैन है। अब आपने देखा नहीं कि वो सरकारी ट्रस्ट है, सरकारी ट्रस्ट के चेयरमैन तो मुख्यमंत्री रहते हैं। पहले कमलनाथ थे, उसके बाद अब मोहन यादव है, बीच में शिवराज राय। गजब इस मामले में आरोप नहीं था, गजब सफाई थी जो दिग्विजय जी ने। लेकिन अब हिसाब तो देखिए ना सर, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो दिग्विजय सिंह ने क्यों किया। अब जीतू पटवारी अगर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा नहीं जाने देगा, दिग्विजय सिंह जिसका नाम लेंगे उसको राज्यसभा नहीं जाने देगा, मीनाक्षी नटराजन को भिजवाएगा, तो फिर दिग्विजय सिंह तो हिसाब बराबर। तो दिग्विजय सिंह ने तो पहले कर लिया ना हिसाब बराबर, मीनाक्षी जी का तो वही मीनाक्षी को ना भेज के। नहीं, आप लोग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हर चीज में राजनीति देखते हैं। दिग्विजय सिंह जी अगर सच बोल रहे हैं
तो उसमें राजनीति देखने की आवश्यकता है क्या? कितना आसमान देखेंगे ये? मैं समझ नहीं पा नहीं वो लोग जब जब ऐसी बातें करते हैं उनके मन में भी वो ऐसी बात है जो मैं कह रहा हूं। भाई दिग्विजय सिंह जी अगर सच कह रहे हैं तो क्या कोई आदमी सच भी ना बोले सिर्फ इसलिए कि उससे कांग्रेस को बोलिए बोलिए। एक खबर और है मेरे पास, अच्छी बताइए आप। देखिए, मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के फियादीन हैं जो कांग्रेस में रह के काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छा आदमी बुरी पार्टी में समय समय पर वो काम करते नहीं रहें। वो सही पार्टी में। चलिए अच्छा, अगली खबर पे इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आज। अगली खबर आज ज्यादा अच्छी पॉलिटिकल खबर है। हाँ, एक खबर आ रही है, मैंने पेपर में देखा तो मैंने टीम से कहा बयान देखो मिले, तो अब इस पर विजय जी क्या कहेंगे ये मुझे देखना है। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर। उनका कार्यकाल कैसा रहा? विपक्ष अपनी आलोचना करता है, जो कुछ भी कहे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में आगे कि नहीं आगे नहीं मुझे पता, गुजरात तो उनका कार्यक्रम चल रहा था गांधीनगर में शायद, तो वहां उन्होंने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा प्री 2004। आगने वाले इतिहासकार जब इतिहास लिखेंगे तो वो प्री 2014 एंड पोस्ट 2014 ऐसे बंटवारा करेंगे। जैसे आज हम प्री 1947 पोस्ट 1947 कर लेते हैं। कोई आज़ादी की, कोई कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी तो उससे पहले से शुभ बताओ, फिर उसके बाद का बताओ। कहते हैं ये भी एक वो एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट है 2014 कि लोग कहेंगे कि इतिहास 14 के बाद अलग हुआ। सुनिए। आजादी थी 100 वर्ष सुधीनो इतिहास જ્યારે પણ કોઈ લખશે તો ઇતિહાસના બે વિભાગ હશે, 2014 પહેલાનું ભારત અને 2014 પછીનું ભારત। અને આ પરિવર્તન એ લોકતાંત્રિક રીતે થયેલા એક નેતૃત્વના જન સ્વીકૃતિના કારણે સૃજિત થયેલું। बाकी बातें गुजरात में, ऑपरेटिव पार्ट मैंने आपको उसका सुनाया। हाँ विजय जी, क्योंकि ये भी लेखक हैं दोनों। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर उनकी कैबिनेट में सबसे मजबूत तरीके से पक्ष रखा होगा तो ये अमित शाह जी ने रखा होगा। पहली बात है, बहुत सारे लोग अब रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने अपने नंबर के लिए, मतलब अपने अपना नंबर जब आता है उनका तब, तो वो तो है। ये बात तो सच है कि अब जो स्थिति है उसमें एक विभाजन दिखाई देगा, और उसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि वाटरशेड जो मूवमेंट है वो ये है कि 2014 के बाद भारत अलग तरीके से सोच रहा है, अलग तरीके से आगे बढ़ा है। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी इतिहास लिख रहा होगा वो दोनों पक्षों पर लिखेगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है और महत्वपूर्ण एरा भी है। नरेंद्र मोदी एरा को आप अलग तरीके से देखेंगे, उसके आलोचक भी उसको अलग तरीके से देखेंगे। It will be noted as a different era. Noted as a different era. लेकिन ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो दोनों हो सकता है, क्योंकि नोटेड एरा जब होता है तो उसमें सब चीजें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग, लेकिन वो इतना कॉन्सिक्वेंशियल है कि लोग उसकी अलग से बात करेंगे। ये तय है। देखिए, नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल है उसको यदि आप देखेंगे, गौर से यदि देखेंगे, तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जाकर के थिंकिंग करना और आउट ऑफ बॉक्स जाकर के उसको ऑपरेशन तक ले जाना, जमीन पर उतारना, पहले ये किसी ने नहीं सोचा था। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, ये तो सामाजिक न्याय का सबसे पहला बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए था आजादी के बाद। ठीक है सर। दूसरी बात, यदि आप वैचारिक धरातल पर आप देखेंगे तो वैचारिक धरातल पर जिस भारत की बात और कल्पना हम लोग कहते थे कि नेहरू नहीं होते तो क्या होता, पटेल होते तो कैसा भारत होता, वैसा बन गया। तो आप देखेंगे कि उसी दिशा में ये काम ठीक है सर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस पर दोनों ही कमेंट आ जाए। तो आप भी मान रहे हैं बिल्कुल ऐसा एरा है कि अलग से इसका डिस्क्रिप्शन होगा। आप देखिए ना, 370 को लेकर के हो, राम मंदिर मैं तो आप राय ले रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हो। नहीं, देखिए इसको कि इसमें कोई ये गुंजाइश नहीं है कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये गुंजाइश है कि कितना और किस तरह से देखा जाएगा। ये तो सच है ना कि 14 के पहले और 14 के बाद ये कालखंड मोदी के विरोधी और मोदी के समर्थक दोनों याद करते हैं।
ये तो सच है ना कि इस देश की सारी रुकी हुई, दबी हुई, छिपाई गई सारी समस्याओं का समाधान इस कालखंड में हो गया। ये तो सच है ना कि दुनिया ये मानने लगी कि जो आज के समय की जितनी जरूरत है, जिसके लिए हम दुनिया की तरफ मुंह उठाकर देखते थे, अब दुनिया हमारी तरफ मुंह उठाकर देखती है। ये तो सच है ना कि आज नरेंद्र मोदी को विश्व मंचों पर यह माना जाता है कि भाई एक लीडरशिप ऐसी है जो ट्रंप कहते हैं कि भाई मैं तो आया गया, ये वहीं का वहीं बैठा है। ये और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और जो सबसे लेकिन आप भी मानते हैं जो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई बहुत कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन फिर मैं कह दूं, ये सचमुच अगर कहें तो गांधी के बाद कौन एरा अगर कहें तो नरेंद्र मोदी वहां जाकर लेकर जा रहे हैं। ये मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। ये इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। सामान्य जीवन व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव हुआ वो इतनी तेजी में किसी और सरकार ने नहीं किया। सबसे कॉन्सिक्वेंशियल में जो शब्द नहीं आ रहा है हिंदी का, कॉन्सिक्वेंशियल बहुत प्रभावी, सबसे प्रभावी काल है भारत में किसी भी प्रधानमंत्री का। निश्चित रूप से 2014 से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, और क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक का जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें इतने ज्यादा गड्ढे खुद चुके थे देश के आर्थिक स्थिति में, बाकी सब चीजों को लेकर 2014 से लेकर जिस तरीके से लेकर गए प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लग रहा है कि ये मतलब इतिहास में बहुत अलग तरीके से याद किया जाएगा। ठीक, इस पे तो सभी सहमत हो गए। नहीं, सभी नहीं, मैंने कहा कि इस पे तो सारे स्वयंसेवक सहमत होंगे। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पे तो आप चारों भी सहमत हो गए। मैं तो कहा ना कि ये निर्णायक काल है जो उन्होंने किया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर चर्चा नहीं हो, और ये चर्चा वाला काल रहेगा ही। जो कुछ किया गया है इन्होंने, ये तो सच है ना जितने बताए, तो सही बताए या आधे बताए? ये जब इतिहास लिखा जाएगा तब तय होगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन निर्णायक काल है। फिर भी अच्छा है कि अमित शाह जी ने बहुत सारे जो लोग हैं उनकी तरह से ये नहीं कहा कि आजादी 2014 में आई। नहीं, एक चीज आप देख नहीं रहे हैं, संस्थाएं भी उसी अनुसार से काम करना शुरू कर दी हैं। चलिए सर, अरे तो कहाँ ले जाएंगे बहस को। सर बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था। समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।